ऑपरेशन टू किल चैप्टर 7। इंडिया में आधी रात का समय। दीवान का फ़ोन बजा तब वो नींद में एक कमरे में बेड पर था। हेलो। दीवान ने कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। नींद में हो? उधर से विक्टर की आवाज़ आई। यहाँ आधी रात हो रही है। 776 खबर है तुम्हारे काम की। कहो। मेरे पैसे तुम मेरे अकाउंट में डाल रहे हो ना। मैं गोवा में फ़्लैट ख़रीदने की सोच रहा हूँ। तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि तुम बढ़िया फ्लैट ले सको। दीवान ने कहा। शुक्रिया। अब जो खबर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे खुश होकर तुम काफ़ी पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डालोगे। खबर बोलो। 7-Eleven अमेरिका में है, तुम्हें पता ही होगा। वो तुली को ढूंढ रहा है। तुली का पता ठिकाना जानने के लिए उसने माइक के बेटे का अपहरण कर लिया है, लेकिन मैं तुली का पता बता सकता हूँ। तो देर क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूँ। तुम्हारी खबर ठीक निकली तो तुम्हारे अकाउंट में ज़्यादा पैसे डाले जाएंगे। न्यूयॉर्क का पता नोट करो। कहकर उधर से विक्टर ने एक पता बताया। थैंक्स, दीवान बोला। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ 476। क्या? सतर्क रहो। जितनी तेज़ी से तुम खबरें दे रहे हो उससे तुम्हारे फंस जाने का खतरा ज़्यादा है। मैं सावधान हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये तो अच्छी बात है, दीवान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य न्यूयॉर्क। 7-Eleven का फ़ोन बजा। हेलो। मैं दीवान। तुम न्यूयॉर्क में तुली के पीछे हो? दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ। 7-Eleven के होठ सिकड़े। तुम्हें कैसे पता चला? एक पता नोट करो, यहाँ पर तुली हो सकता है। इसके साथ ही दीवान ने न्यूयॉर्क का पता बताया। पता सुनकर 7-Eleven ने फ़ोन काटा और एक्स्ट्रा को फ़ोन किया। हेलो। उधर से एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। तुली के एक जगह होने की खबर है, पता नोट करो और वहाँ जाकर तुली को ख़त्म करो। 7-Eleven ने कहा और दीवान का पता बता दिया। तुली खत्म तो तुम तीनों एफआईए से बच गए, नहीं तो तुम नहीं बच सकते। तुली को खत्म ही समझो। उधर से एक्स्ट्रा की आवाज़ आई और फ़ोन बंद हो गया। अगला दृश्य। जो पता एक्स्ट्रा को बताया गया था वो 8 मंजिला एक इमारत का था, जहाँ हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। व्यस्त सड़क के साथ लगती गली के भीतर जाकर वो इमारत थी। आरडीएक्स वहाँ पहुँचे। राघव की वहाँ पर जख्म लगभग ठीक ही था। दर्द खत्म हो चुका था, जख्म बढ़ चुका था। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो 2-3 दिन में ठीक हो जानी थी। अब कोई काम करने में उसे परेशानी नहीं थी। शाम के 6 बज रहे थे। न्यूयॉर्क इस वक्त बेहद व्यस्त नज़र आ रहा था। सड़कों पर कारों की लंबी कतारें नज़र आने लगी थी। दिन की ड्यूटी वालों की ड्यूटी खत्म हो गई थी और शाम की ड्यूटी वाले अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे भी न्यूयॉर्क ऊंची इमारतों और कारों का शहर है। इंसान तो वहाँ चींटियों जैसे भागते नजर आते हैं। 515 नंबर फ्लैट है, एक्स्ट्रा बोला। 5वीं मंजिल पर। राघव ने उसे देखा। वहाँ सीआईए के लोग भी होंगे। तो लिए अकेला नहीं होगा, धर्मा बोला। फ्लैट है, एक दो लोग ही होंगे और वे सोच भी नहीं सकते कि वहाँ हमला होगा। वे निश्चिंत होंगे। इतने भी निश्चिंत नहीं होंगे कि हमें काम करने में कोई परेशानी ना हो, धर्मा बोला। हमारे लिए वहाँ समस्या भी हो सकती है। ये न्यूयॉर्क है, इस काम में हमें हर हाल में सफल होना है ताकि खुद को बचा सकें। काम के दौरान हम अलग हो गए तो रमेश रस्तोगी के होटल में ही मिलेंगे। काम अभी करें या अंधेरा होने का इंतज़ार करें, एक्स्ट्रा बोला। अभी, राघव ने कहा। शाम के वक्त हर कोई थका सा होता है और कम से कम किसी हमले के होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लापरवाह होता है। ये वक्त ठीक है। राघव की निगाह उस इमारत के गेट की तरफ उठी। वहाँ एक गार्ड खड़ा था, परंतु आने जाने वाले आ जा रहे थे। गेट पर खड़ा गार्ड इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि कौन आ जा रहा है। वो हमें भीतर जाने देगा? आओ चलें। अगर गार्ड ने रोका तो फिर भीतर जाने का दूसरा रास्ता तलाश करेंगे, धर्मा बोला। तीनों कुछ दूर नजर आ रहे गेट की तरफ बढ़ गए। गार्ड खुले गेट के साथ टेक लगाए खड़ा था। अपनी ड्यूटी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। आरडीएस भीतर प्रवेश कर गए। अगला दृश्य। गार्ड ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। कहो, दूसरी तरफ से आवाज़ है। अभी अभी 3 ने गेट के भीतर प्रवेश किया है। वे इंडियन और संदिग्ध लग रहे हैं। गार्ड बोला। ठीक है। इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। अगला दृश्य। 10 मिनट बाद ही आरडीएस 515 नंबर फ्लैट के बंद दरवाजे पर खड़े थे। चौथी मंजिल तक वे लिफ्ट से आए थे, उसके बाद 5वीं मंजिल तक सीढ़ियों से आए। फ्लैट दूर दूर बने हुए थे। इस वक्त 5वें फ्लैट पर पूरी तरह शांति थी। आरडीएस की नज़रें मिलीं। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। फिर वे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे और बेल स्विच दबा दिया। भीतर बेल बजने की आवाज़ बाहर सुनाई थी। 515 नंबर फ्लैट के भीतर एक आदमी कुर्सी पर बैठा सामने नजर आ रही स्क्रीन पर नजर टिकाए हुए था। स्क्रीन पर आरडीएस नजर आ रहे थे, जो कि फ्लैट के दरवाजे के बाहर सतर्कता बरतते खड़े दिखाई दे रहे थे। एकाएक उस व्यक्ति के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। तभी एक आदमी ने उस कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कहाँ है क्या रहा रॉबर्ट? वे तीनों फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े हैं मैक। ये एफआईए के एजेंट ही हैं। तुली को मारने आए, रॉबर्ट ने कहा। चीफ को खबर करो, मैक बोला। जल्दी क्या है? रॉबर्ट ने कुर्सी के पीछे की ओर खड़े होते हुए रिवॉल्वर निकाल ली। पहले निपट लेते हैं इनसे। दोनों उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां 2 व्यक्ति बैठे बियर पी रहे थे। तैयार हो जाओ, एफआईए के एजेंट आ पहुंचे हैं। तभी कॉल बेल बजी। कितने हैं? एक ने फ़ौरन उठते हुए कहा। 3 और हम 4। वे हथियार नहीं गिराएंगे, उन्हें शूट ही करना पड़ेगा मैक। करो। एफआईए एजेंटों के लिए हमारे पास कोई छूट नहीं है, रॉबर्ट ने कहा। वे दोनों अपनी बोतलें छोड़कर खड़े हो गए, रिवॉल्वर निकाल ली। तुम दोनों यहीं रहो, पोजीशन ले लो, रॉबर्ट ने कहा। मैक
के साथ कमरे से निकला और मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। अगला दृश्य, दरवाज़ा खुला, रॉबर्ट का चेहरा आर्टिस्ट को दिखा। रॉबर्ट का रिवॉल्वर वाला हाथ उन्हें नजर नहीं आया। यस, रॉबर्ट ने तीनों को देखा। उसी पल राघव ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और ट्रिगर दबा दिया। तब तक धर्मा और एक्स्ट्रा के हाथ में भी रिवॉल्वर दिखाई देने लगी थी। नालों पर साइलेंसर चढ़ा था। फायर की बेहद मध्यम सी आवाज़ हुई और गोली रॉबर्ट की छाती पर जा लगी। वो कराह के साथ नीचे गिरता चला गया। उसके साथ खड़े मैक ने उसी वक्त खुले दरवाजे से बाहर गोली चला दी। गोली धर्मा और राघव के सिरों के बीच में से होती हुई वहाँ से दूर चली गई। इसके साथ ही गोली चलने की तेज़ आवाज़ गूंजी। मैक को दूसरा मौका नहीं मिला गोली चलाने का। उसी पल धर्मा ने छलांग लगाई और खुले दरवाजे से भीतर कमरे में जा पहुंचा। उसके चेहरे पर मौत के भाव बरस रहे थे। अगले ही क्षण मैक की नज़रों से उसकी नज़रें मिली। मैक गोली चलाने जा रहा था उस पर, परंतु तभी धर्मा ने एक के बाद एक दो फायर उस पर कर दिए। एक गोली दीवार में जा लगी, दूसरी मैक के कंधे पर जा लगी। मैक चीखा, रिवॉल्वर हाथ से छूट गया और कंधा थामे बैठता चला गया। धर्मा ने उसकी तरफ रिवॉल्वर की। राघव व एक्स्ट्रा भी भीतर आ गए। गोली मत चलाना, मैक चीखा। कितने आदमी हैं भीतर? धर्मा गुर्राया। राघव और एक्स्ट्रा सामने दिखाई दे रहे कमरों के दरवाजों की तरफ बढ़ गए। दो दो, मैक कराते हुए बोला। तभी राघव कई कमरे से सिर झांकता दिखा। राघव ने दांत बीच कर ट्रिगर दबा दिया। गोली उस झांकते व्यक्ति के सिर से जा लगी। अगले ही पल झांकने वाला व्यक्ति दरवाजे के बीचों बीच आ गिरा। खामोशी आ ठहरी वहाँ। इस कमरे में कोई नहीं है, एक्स्ट्रा की आवाज़ आई। ये कहता है दो आदमी हैं भीतर, धर्मा बोला। एक को शूट कर दिया, एक और होगा, देखो उसे। धर्मा ने ऊंचे स्वर में कहा। नजरें नीचे पड़े मैक पर थी। हिलना मत, मेरा बुरा हाल है। मैक पीड़ा भरे स्वर में क्या उठा। राघव रिवॉल्वर थामे दरवाजे के समीप दीवार से सटकर खड़ा हो चुका था। खुले दरवाजे के बीच एक व्यक्ति मरा पड़ा था। उसने भीतर से हाथ लेने की कोशिश की तो उसे सांस लेने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई थी। इसका मतलब कमरे के भीतर दीवार के उस पार कोई उसकी ही तरह टेक लगाए खड़ा था। तुम जो भी हो हथियार डाल दो, राघव ने कठोर स्वर में कहा। हालात हमारे काबू में, तुम बच नहीं सकते। जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। हथियार डालकर बाहर आ जाओ, तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राघव पुनः बोला। कुछ चुप्पी के बाद भीतर से आवाज़ आई। मैं आ रहा हूँ, गोली मत चलाना। हथियार फेंको, राघव तेज स्वर में बोला। उसने खुले दरवाजे से बाहर रिवॉल्वर फेंक दी। बाहर आओ। वो हाथ उठाए बाहर आ गया। उसने राघव को देखा। भीतर कितने हैं? राघव ने पूछा। एक भी नहीं, उसके होंठों से निकला। तभी एक्स्ट्रा पास आया। उसके पास से निकलकर रिवॉल्वर थामे सावधानी से प्रवेश कमरे में प्रवेश कर गया। राघव ने उस आदमी पर रिवॉल्वर ताने रखी थी। वो हाथ ऊपर किए खड़ा था। एक्स्ट्रा बाहर निकला। सब ठीक है। राघव उस आदमी को रिवॉल्वर के साय में घायल मैक के पास ले आया। इसके पास बैठ जाओ। वो फ़ौरन मैक के पास बैठ गया। तुली मिला? धर्मा ने पूछा। नहीं, एक्स्ट्रा पलटते हुए बोला। उसे तो देखने ही याद नहीं रहा, वो कहीं दिखा भी नहीं। राघव और धर्मा की निगाह उन दोनों पर जा टिकी। तुम लोग सीआईए के एजेंट हो? राघव ने पूछा। हाँ, उस व्यक्ति ने फ़ौरन कहा। तुली कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैक ने कराते हुए कहा। बकवास मत करो, हमारे पास पक्की खबर है कि उसे यहाँ पर रखा गया है। वो खबर गलत थी। वो आदमी क्या उठा? हमें पहले ही खबर कर दी गई थी कि यहाँ पर तुली की तलाश में एफआईए के एजेंट आ सकते हैं। राघव और धर्मा के माथे पर बल पड़े, दांत भिज गए। तभी एक्स्ट्रा उनके पास आ पहुंचा। तुली तो यहाँ नहीं है, वो बोला। किसने की तुम लोगों को खबर कि एफआईए के एजेंट तुली के लिए आ सकते हैं? धर्मा बोला। चीफ ने। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा की आंखें सिकुड़ी। हमें बताओ। चीफ को अपने किसी आदमी पर शक हो गया है कि वो डबल एजेंट है और एफआईए को खबरें दे रहा है। ऐसे में उस तक ये खबर पहुंचाई गई कि तुली को इस फ्लैट में रखा गया है। अब तुम लोग तुली को ढूंढते यहाँ पहुंचे। इससे चीफ समझ जाएगा कि उसका शक सही है। अब उस एजेंट की खैर नहीं जो एफआईए को सीआईए की भीतरी खबरें दे रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। आरडीएस की नज़रें मिली। तो यहाँ पर हमारे लिए जाल बिछा था, राघव बोला। निकलो यहाँ से। इसके साथ वो आगे बढ़ा। उस व्यक्ति की कनपटी व रिवॉल्वर की नाल से चोट की। वो बेहोश होकर नीचे लुढ़कता चला गया। नेक कंधा थामे कराता हुआ आरडीएक्स को देख रहा था। आरडीएक्स वहाँ से बाहर निकल गए। अगला दृश्य, एक्स्ट्रा 7-Eleven से फ़ोन पर बात कर रहा था। तुमने तो हमें फंसा ही दिया था। जो पता तुमने हमें दिया वहाँ हमारे लिए पहले से ही जाल बिछा था। क्या मतलब? 7-Eleven की आवाज़ कानों में पड़ी। एक्स्ट्रा ने सारी बात बताई। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये चाल थी सीआईए की। 7-Eleven ने पूरी बात सुनकर कहा। अगर ऐसी ही गड़बड़ होती रही तो हम अपनी जान गंवा बैठेंगे। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। अब तुम तीनों कहाँ हो? वहीं। ठीक है, तुमसे फिर बात करूँगा। कहने के साथ ही उधर से 7-Eleven ने फ़ोन बंद कर दिया था। अगला दृश्य, 7-Eleven ने फ़ोन पर बात की। तुम्हें यह खबर किसने दी कि तुली उस पते पर है? 7-Eleven ने पूछा। 776 ने। दीवान की आवाज़ 7-Eleven को सुनाई दी। वो कहाँ पर है अब? न्यूयॉर्क, सीआईए के ऑफिस में। उसका नंबर अपनी लिस्ट में से काट दो। वो अब तक पकड़ा जा चुका होगा। उसके डबल एजेंट होने का राज खुल गया। जो पता तुम्हें 776 ने बताया वो गलत था। सीआईए की चाल थी। 776 को भी इसकी खबर नहीं थी कि सीआईए उस पर शक कर रही है। समझ गया। मुझे पता चला कि तुमने माइक के बेटे को पकड़ रखा है। उस तरह से दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा कि तुरी मारा गया। 7-Eleven ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य, चीफ टॉम लैरी ने रिसीवर रखा और इंटरकॉम पर माइक से बात की। वो गुस्से में था। तुम्हारा शक ठीक था कि विक्टर एफआईयू को खबरें दे रहा है।
जो पता मैंने विक्टर को बताया वहाँ क्या हुआ। माइक का तेज स्वर कानों में पड़ा। 3 लोगों ने हमला किया था। 4 आदमी वहाँ पहुँचे थे। 2 को मार दिया गया, एक बच गया, एक घायल है। हमला करने वालों को तुली की तलाश थी। चीफ टॉम लैरी क्रोध भरे स्वर में कह रहा था। ये खबर विक्टर को लग गई तो वो भाग जाएगा। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम पकड़ो उसे। ठीक है चीफ। चीफ टॉम लैरी ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठता हुआ तेज तेज कदमों से अपने कमरे से निकला और गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। गुस्से से भरे अंदाज में उसके पांव नीचे पड़ रहे थे। गैलरी पार करके जब वो हॉल में पहुंचा तो माइक को विक्टर की तरफ बढ़ते पाया। उसके साथ में 2 और लोग थे। विक्टर इन सब बातों से बेखबर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि माइक को पास आया पाकर वो ठटका। माइक के चेहरे पर खतरनाक भाव देखकर उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन रिसीवर रखकर कहा, क्या बात है माइक। तभी माइक का ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वहाँ मौजूद कई एजेंटों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। चीफ टॉम लैरी भी 2 कदमों के फासले पर आ ठिठका था। माइक के साथ आए दोनों एजेंटों ने विक्टर को थामा और खड़ा कर दिया। विक्टर का हाथ अपने चेहरे पर था और जान चुका था कि गड़बड़ हो चुकी है। आखिर बात क्या है माइक। विक्टर क्या उठा। एफआईयू का खबरें देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ कहना चाहते हो। विक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ले जाओ इसे, माइक ने उन दोनों से कहा। अगला दृश्य, एक खाली कमरे में कुर्सी पर बैठा था विक्टर। वहाँ माइक, चीफ टॉम लैरी ही मौजूद थे। विक्टर के चेहरे पर डर नाच रहा था। बार बार वो सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। विक्टर, माइक गंभीर स्वर में बोला, बाकी सब बातें बाद में। मुझे अपने बेटे टेम्स की चिंता है। तुम बता सकते हो 7-Eleven ने उसे कहाँ पर रखा हुआ है। तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जाएगी। मैं नहीं जानता, विक्टर ने हारे स्वर में कहा। तुम्हें पता है तुम एफआईए के लिए काम कर। मेरे जैसे जाने कितने एफआईए को खबरें देते होंगे, विक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। एफआईए हमसे खबरें लेती है। वो लोग मुझे ये क्यों बताने लगे कि उन्होंने तुम्हारे बेटे को कहाँ पर रखा है। 7-Eleven को जानते हो। नहीं, मैं इंडिया में मुंबई स्थित एफआईए के लोगों को खबरें देता था। वो नंबर चाहो तो मैं दे सकता हूँ। विक्टर, चीफ टॉम लैरी ने होंठ भींचकर गंभीर स्वर में कहा, तुम फंस चुके हो। अब हमसे कुछ भी छुपाने का फ़ायदा नहीं। जो भी सच है वो बाहर निकाल दो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मुझे अफसोस है चीफ, मैं इस मामले में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे सकता। मैं कुछ भी नहीं जानता। न्यूयॉर्क स्थित एफआईए एजेंटों को जानते होगे। नहीं, मैं सिर्फ फ़ोन करके इंडिया खबरें दिया करता था और वो वहाँ मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देते थे। विक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा विश्वास करो, मैं फंस चुका हूँ। अब झूठ क्यों बोलूँगा। मेरे बेटे के बारे में नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा गया है। मेरा विश्वास करो, मैं सच में कुछ नहीं जानता, विक्टर ने फीके स्वर में कहा। अगला दृश्य, माइक अपने केबिन में पहुंचा। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था कि विक्टर से उसे टेम्स के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी थी। अपने बेटे की उसे बहुत चिंता हो रही थी। 7-Eleven का कोई फ़ोन भी नहीं आया था। तभी फ़ोन बजा। उसने रिसीवर उठाया तो सूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारे लिए 7-Eleven का फ़ोन है, लाइन दूँ। हाँ, बातें रिकॉर्ड कर लेना। माइक ने अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाने की चेष्टा की। 2 पल बाद ही 7-Eleven की आवाज़ कानों में पड़ी। कैसे हो माइक। टेम्स कैसा है। बढ़िया, वह हिम्मत वाला है, तकलीफ़ को सह लेता है। तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। माइक दांत भींच कर क्या उठा। अब तुम्हारे बेटे पर मेरा पूरा हक है। 7-Eleven के हंसने की आवाज़ आई। तुम चाहो तो उसे मैं छोड़ सकता हूँ। तुली के बारे में बता दो कि उसे कहाँ रखा है। तुली को ख़त्म करने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। माइक ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुली के बारे में बताओगे तो मिल भी लेते हैं। तुम कहाँ मिलोगे। मैं तुम्हें मिल लूँगा। अगर तुली को मेरे हवाले कर दो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तुमने मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाई। खास नहीं, वो ज़िंदा है, परंतु मुझे तुली ना मिला तो वो मर भी सकता है। मैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। मैंने तो सोचा था कि अब तक तुमने हाँ या ना का फैसला कर लिया होगा। ये इतना आसान नहीं है 7-Eleven। मुझे लगता है कि तुम टेम्स को ज़िंदा वापस नहीं चाहते। तुम सुनो 7-Eleven, सुनो 7-Eleven, तुम मेरी बात को। माइक, तुम्हारी बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे तुली चाहिए, जल्दी फैसला करो। तुम्हें टेम चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। फ़ोन पीछे माइक ने रिसीवर रखा। कुछ पलों तक वो गुस्से से भरे अंदाज में टहलता रहा। फिर केबिन से निकला और चीफ के कमरे की तरफ बढ़ गया। चीफ टॉम लैरी भीतर ही था और फ़ोन फाइलों में व्यस्त नज़र आ रहा था। कहो माइक, चीफ लैरी ने उसे देखा। चीफ। माइक कुर्सी पर बैठता क्या उठा। 7-Eleven का फ़ोन आया था। वो टेम्स को मारने के लिए कह रहा है। जाहिर है वो तुम्हें ऐसी धमकियाँ दे गई, चीफ ने गंभीरता से कहा। माइक ने चीफ को घूरा फिर कहा, 7-Eleven के पास मेरा बेटा है, आपका नहीं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। हमारे हाथ 3 एफआई एजेंट लगे हैं। उनसे पूछताछ हो रही है कि 7-Eleven ने टेम्स को कहाँ रखा है। 7-Eleven बहुत चालाक है चीफ, उसने टेम्स के बारे में किसी को खबर नहीं दी होगी। सीआईए पूरी कोशिश कर रही है कि टेम्स के बारे में कोई खबर मिले। तुम जानती हो ये बात। तब तक 7-Eleven ने टेम्स को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। जब तक उसे तुली के मिलने की उम्मीद रहेगी वो टेम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 7-Eleven क्रूर आदतों का मालिक है। वो हर एजेंट ही ऐसा होता है। वक्त आने पर तुम कम क्रूर नहीं होते माइक। माइक चीफ को देखने लगा। उसके चेहरे पर सख्ती थी। तुम्हारे मन में क्या है, चीफ ने कहा। मैं तुली को उसके हवाले करके अपना बेटा वापस पाना चाहता हूँ, माइक बोला। क्या तुम्हारी नज़रों में ये ठीक है। मैं टेम्स को वापस पाना चाहता हूँ। तुली हमारे हाथ से निकल गया तो ड्यूक हैरी की हत्या का राज कभी नहीं खुलेगा।
इस वक्त मैं अपने बेटे के बारे में चिंता कर रहा हूँ। बाकी बातों के बारे में तो बाद में भी सोचा जा सकता है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रहे हो। माइक ने गहरी सांस ली। तुली से पूछताछ की? अभी नहीं, वो यहाँ से दूर है, वूस्टर में। उससे मैं ही पूछताछ करना चाहता था। उससे हमारे दूसरे एजेंट बात कर रहे होते तो अब तक उसने बहुत कुछ बता दिया होता। वो इस तरह कुछ भी बताने वाला नहीं। मुंह खोलने से पहले वो वक्त लेगा। चीफ टॉम लैरी ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा। कुछ वक्त और निकालो माइक, तब तक हो सकता है हमारे एजेंट तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालें। ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया रहेगा, माइक ने उठते हुए कहा। तुम जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। माइक अपने केबिन में पहुंचा, परेशान था वो। तभी सूजी ने बताया कि घर से लोला का फ़ोन है, उसने बात की। क्या हो रहा है माइक? लोला का बेचैनी भरा सर कानों में पड़ा। टेम्स का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन कोशिश हो रही है। जल्दी करो माइक, टेम्स खतरे में। विक्रांत बहुत ही खतरनाक इंसान है। हर तरफ से पूरी कोशिश हो रही है लोला। विक्रांत का फ़ोन आया? हाँ, वो टेम्स को मारने को कह रहा था। माइक ने होठ पीच कर कहा। तुम कुछ करो, क्या सोचा तुमने? मैं टेम्स को कुछ नहीं होने दूंगा, बेशक मुझे तुली को उसके हवाले क्यों ना करना पड़े। तुमने ठीक फैसला लिया। माइक ने रिसीवर रखा। उखड़ा पड़ा था वो हर बात से। अगला दृश्य। उस समय रात के 11:30 हुए थे जब माइक सीआईए की इमारत से निकला और पीछे मौजूद पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वो बहुत थक चुका था। नाश्ते के बाद कुछ खाया भी नहीं था और भूख भी नहीं थी। उसे अपने बेटे की चिंता थी। सारा दिन वो एजेंटों को फ़ोन करता रहा कि शायद टेम्स की कोई खबर मिल सके, परंतु कहीं से कोई खबर नहीं मिली। माइक की टाई की नॉट झूल रही थी। कमीज में सैकड़ों बल पड़े नजर आ रहे थे, जो कि पीछे की तरफ से बाहर झूल रही थी। लोला का बार बार चिंता भरा फ़ोन आ रहा था। अब लोला से मिलने वो घर जा रहा था। अपनी कार के पास पहुंचा और सेंट्रल लॉक ओपन करने के लिए रिमोट का स्विच दबाया तो गाड़ी बोल पड़ी। माइक के मस्तिष्क को झटका लगा। तो क्या गाड़ी खुली रह गई थी उससे? उसी पल उसकी निगाह भीतर पड़ी। वहाँ मौजूद रोशनी में सारी कारें स्पष्ट नजर आ रही थी। माइक की आंखें सिकुड़ती चली गईं। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। माइक का हाथ फौरन रिवॉल्वर पर पहुंचा। उसने पीछे का दरवाज़ा खोलकर कहा, बाहर निकलो। दरवाज़ा बंद कर दो माइक, और स्टेयरिंग पर बैठो। चलो यहाँ से। माइक के दांत भिज गए। ये 7-11 की आवाज़ थी। आसानी से उसने आवाज़ को पहचान लिया था। तुम 7-11? माइक का सर कठोर हो गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। चलो यहाँ से, 7-11 ने कहा। माइक नीचे झुका और भीतर देखा। हाथ अभी तक रिवॉल्वर पर था। 7-11 की बिल्लौरी आंखों से उसकी आंखें मिली। आज पहली बार माइक ने 7-11 का चेहरा देखा था। 7-11 मुस्कुराया, जबकि उसकी मुस्कान पर माइक का खून खौल उठा। टेम्स की ज़िंदगी का सवाल न होता तो माइक ने अब तक उसे शूट कर दिया होता। अपने को शांत रखते हुए माइक ने स्टीयरिंग संभाली और कार को बैक करने के पश्चात बाहर लेता चला गया। कुछ ही देर में कार सड़क पर दौड़ती कारों का हिस्सा बन चुकी थी। जहाँ भी जा रहे हो चलते रहो, हमारी बातें रास्ते में हो जाएंगी। मैं कहीं भी उतर जाऊँगा, 7-11 ने कहा। माइक ने बैक मिरर में से उसका चेहरा देखा, तब 7-11 को कार से बाहर देखते पाए। तुम कब से कार में बैठे हो? माइक ने कहा। 1 घंटे से, 7-11 ने कहा। तो अपने डबल एजेंट को तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। ऐसे एजेंट ज़्यादा देर छिपे नहीं रहते, कोई ना कोई गलती करते हो पकड़े जाते हैं। टेम्स कैसा है? 7-11 ने एक लिफाफा आगे वाली सीट पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारे बेटे की तस्वीर है, जिन्हें देखकर तुम अपने बेटे का हाल जान जाओगे। माइक ने तस्वीरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो 7-11 क्या उठा। मेरे जाने के बाद अभी सिर्फ कार ड्राइव करो। दांत पीछे माइक का हाथ वापस स्टेयरिंग पर आ गया। वो बोला, मेरे बेटे को छोड़ दो 7-11। तुम्हारे पास कल दिन का वक्त है माइक, 7-11 ने शांत स्वर में कहा। परसों मैं तुम्हें उसकी लाश भेज दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये बात तुम्हें पता चल जाएगी। तुम तुली को मेरे हवाले नहीं करना चाहते तो मत करो, परंतु तुली को अपने पास रखने की कीमत तो चुकानी होगी, अपने बेटे की जान गंवा कर। तुम बच नहीं सकते 7-11। माइक गुर्रा उठा। मुझे थोड़ा सा भी मौका मिला तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे की चिंता करो। टेम्स के बदले तुम्हें सीआईए डॉलर दे सकती है। एफआईए मुझे बहुत दौलत देती है, इतनी कि तुम्हें सीआईए भी नहीं देती होगी। पैसा मैंने बहुत देखा है। तो तुम नहीं मानोगे। कल का देना है तुम्हारे पास टेम्स को बचाने के लिए, 7-11 बोला। कार यहीं रोक दो। माइक ने सड़क के किनारे कार रोक दी। उसके दांत भिजे हुए थे, वो गुस्से में था। अपना फ़ोन नंबर दे दो, माइक बोला। क्यों? मैंने तुमसे बात करनी हो तो कर सकूं। मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन करना कि तुली कहाँ है, वरना फ़ोन मत करना। इसके साथ ही 7-11 ने अपना फ़ोन नंबर उसे दिया और कार से उतरकर आगे बढ़ गया। माइक क्रोध भरी निगाहों से 7-11 को तब तक देखता रहा जब तक वो नज़र आता रहा। उसका बेटा बीच में ना होता तो 7-11 को उसने नहीं छोड़ना था। लोला बेहद परेशान थी। जब से 7-11 टेम्स को ले गया तो उसके बाद से तो उसमें से उसका चैन ही गुम हो गया था। खाने पीने का ज़रा भी होश नहीं था। इस बीच वो माइक को बार बार फ़ोन करती रही और घर पर इस इंतज़ार में रही कि शायद 7-11 का फ़ोन टिम्स के बारे में आ जाए, परंतु नहीं आया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। वो जानती थी कि माइक आया होगा, क्योंकि ऑफिस से चलते वक्त उसने उसे फ़ोन कर दिया था। लोला ने दरवाज़ा खोला और थके चेहरे से माइक को कार से निकलते देखने लगी। माइक 7-11 का दिया तस्वीरों वाला लिफाफा थामे निकला और लोला के पास जा पहुंचा।
माइक। लोला की आंखों से आंसू बह निकले। वो माइक से जा लिपटी। सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत अच्छी हो जो अपने पर काबू रखे हुए, थोड़ा और सब्र रखो। माइक उसे अपने साथ भीतर लेता गया, उसे सोफे पर बिठाया। लोला की आंखों से आंसू बह रहे थे। माइक गुस्से में था, उससे कुछ कहते ना बन पा रहा था। मैंने टेम्स को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रांत मेरे से ज़्यादा तेज़ निकला, वो ले गया उसे। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की होगी। माइक उसके बहते आंसू साफ करता क्या उठा। तुम्हें टेम्स की कोई खबर मिली? नहीं, लेकिन वापसी पर 7-11 मिला। विक्रांत? वो मिला? लोला के बहते आंसू थम से गए। क्या बोला? क्या बात हुई? उसने मुझे कल का दिन दिया। कल का दिन? या तो मैं उसे तुली दे दूं या वो टेम्स को मार देगा। सिर्फ कल का दिन है हमारे पास। माइक को खतरनाक है, लोड़ा तड़प तड़प उठी। वो सच में टेम्स को मार देगा। माइक के होंठ बिछ गए। तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। लोला माइक को देखने लगी, उसके गाल गीले थे। अब तो तुम्हें कुछ सोच लेना चाहिए माइक, हमने अपने बेटे को बचाना है। माइक कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लोला ने माइक के हाथ में थमे लिफाफे को देखा। ओ, ये की तस्वीर है, 7-11 ने दी थी। माइक ने लिफाफा खोलना चाहा। लोला ने फ़ौरन झपट्टा मारा और तस्वीरें निकाल कर देखने लगी। वो 6 तस्वीरें थी। तस्वीरों पर निगाह पड़ते ही लोला सन्न रह गई। तस्वीरों में टेम्स की टांगें बांधकर उसे उल्टा लटकाया हुआ था और शरीर जख्मी था। ये देखो माइक। लोला का सर काँपा। टेम्स को देखो, क्या हाल कर दिया है विक्रांत ने उसका। माइक ने तस्वीरों को देखा तो उसका खून खौल उठा। 7-11 जल्लाद है। हमारे 6 बरस के टेम्स के साथ उसने कैसा बुरा सलूक किया है। लोला की आंखों से आंसू बह निकले। कमीना। माइक दांत भींचे क्या उठा। तुली को उसके हवाले कर दो माइक। लोला क्या उठी। माइक ने कुछ नहीं कहा। तुमने इस बारे में सोचा कि तुम्हें तुली को विक्रांत को दे देना चाहिए? लोला ने चीखने जैसे स्वर में कहा। हाँ, चीफ से बात की। माइक सख्त स्वर में बोला। क्या बोला चीफ? उसने इंतज़ार करने को कहा। इंतज़ार? लोला गुस्से से क्या उठी। उसे ये तस्वीरें दिखाई तुमने? टेम्स उसका बेटा होता तो वो क्या करता? माइक के ओंठ भिजे रहे। तुमने अभी कहीं जाना तो नहीं है? लोला क्या उठी। नहीं। ठीक है, हम आराम से इस मामले पर बात करेंगे। तुमने खाना नहीं खाया होगा। मैंने भी नहीं खाया। लोला, चीफ नहीं मानेगा तुली को 7-11 के हवाले करने के लिए। नहीं मानेगा? नहीं। माइक ने इनकार में सिर हिलाया। उसकी बातों से मुझे यही महसूस हुआ। परवाह मत करो चीफ की, लोला ने कठोर स्वर में कहा। तुम टेम्स को बचाओ। माइक लोला को देखने लगा। तुली को तुमने रखा है? तुली को तुमने कहाँ रखा है? लोला बोली। हाँ, तो सोचते क्यों? तुली को विक्रांत को दो और उससे टेम्स को ले लो। चीफ की परवाह मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरी छीन लेगा। परवाह नहीं, नौकरी बहुत मिल जाएगी। मुझे टेम्स वापस चाहिए। माइक चुप रहा। सोच क्या रहे हो? जल्दी मत करो लोला, मुझे सोचने दो। अभी हमारे पास कल का पूरा दिन पड़ा है। 7-11 से मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया है, मैं जब भी चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ। माइक ने गंभीर स्वर में कहा। लोला माइक को देखने लगी। मैं एक बार फिर चीफ से बात, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। माइक ने लोला के कंधे पर हाथ रखा। इस मामले में अगर मैं दोषी बना तो चीफ भी बनेगा। तुम मेरे लिए एक पैक तैयार करो, अपना भी बना लो, निश्चिंत रहो। टेम्स हमें वापस मिल जाएगा, कहकर माइक फ़ोन की तरफ बढ़ा। वो गुस्से में भी था और गंभीर भी था। माइक ने ऑफिस के नंबर मिलाया और बोला, किसी को मेरे घर भेजो, चीफ के लिए कुछ तस्वीरें देनी है। लोला अभी भी पास खड़ी माइक को देख रही थी। माइक ने मुस्कुराने की चेष्टा की। मैं तुम्हारे लिए पैक बनाती हूँ, वो भीगे स्वर में बोली। टेम्स को कुछ नहीं होगा ना? नहीं, वो हमें मिल जाएगा। लोला भीतर की तरफ चली गई। माइक की निगाह वहाँ पड़ी टेम्स की तस्वीरों पर जा टिकी। ज़िंदगी में जब भी मौका मिला, बाइक बड़बड़ा उठा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं 7-11। अगले दिन माइक सोकर उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। लोला पहले से ही जगी हुई थी। गुड मॉर्निंग लोला, माइक मुस्कुरा करके उठा। मॉर्निंग। लोला बेचैन थी। आज तुमने टेम्स को छुड़ाने के लिए कुछ करना है। याद है मुझे, तुम कॉफ़ी बनाओ। माइक जब नहा धोकर हटा तो 9:30 बज रहे थे। उसने चीफ के प्राइवेट नंबर पर फ़ोन किया। चीफ ने ही रिसीवर उठाया था। टेम्स की तस्वीरें देखी चीफ? हाँ। चीफ का गंभीर सर उसके कानों में पड़ा। 7-11 बहुत बुरा कर रहा है उसके साथ। रात वो मुझसे मिला। कहाँ? चीफ की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी। वो मेरी कार में बैठा था जब मैं घर जाने के लिए निकला, रात के 11:30 बजे। ऑफिस के नीचे? हाँ। तुम्हारे पास बढ़िया मौका था उस पर हाथ डालने का। उसके पास मेरा बेटा कैद है। ऐसी स्थिति में मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। वो मेरे बेटे को यातना दे रहा है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। तुमने नहीं देखा चीफ? सब देखा। चीफ का स्वर व्याकुल था। 7-11 ने कहा है कि आज का दिन है, कल वो मेरे बेटे को मार देगा। वो सच में मार देगा। जल्लाद है वो कमीना। चीफ की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तुली को उसके हवाले कर देना चाहिए, माइक पुनः बोला। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, क्योंकि मेरे बेटे की जान खतरे में है। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। आज का दिन तो उसने दिया है, तो इंतज़ार करो, दिन बहुत लंबा होता है। हमें 7-11 या टेम्स की कोई खबर मिल सकती है वक्त रहते। तुम मुझे टाल रहे हो चीफ। नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की बात को पूरी गंभीरता से ले रहा हूँ। अभी आज का दिन देखो। तो क्या उसके बाद तुम तुली को 7-11 के हवाले करने को तैयार हो? माइक ने पूछा। अभी सोचा नहीं। तुम्हें सोच लेना चाहिए चीफ कि अगर दिन में कुछ ना हुआ तो तुम तुली को 7-11 के हवाले करने को तैयार हो।
अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, तुम ऑफिस आओ फिर बात करते हैं। माइक ने रिसीवर रख दिया। लोला पास ही खड़ी उसे देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली तो माइक कठोर स्वर में बोला, चीफ हमारे बेटे को गंभीरता से नहीं ले रहा, उसे तुली की ज़्यादा फिक्र है। ये तो गलत बात है, दिल तो करता चीफ के सर पर गोली मार दूँ। माइक ने गुस्से से कहा, इस वक्त अपने बेटे के बारे में सोचो माइक, लोला ने गंभीर स्वर में कहा। माइक खामोश रहा। मेरी राय में बिना किसी बात की परवाह किए तुम टेम्स को बचाओ माइक, वो हमारा बेटा है, तुम्हारे कामों की वजह से उसकी जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। मैंने टेम्स की देखभाल के लिए ही सीआईए की नौकरी छोड़ दी थी। मैं तुली को 7-11 के हवाले करने को तैयार हूँ, माइक गंभीर स्वर में बोला। तो विक्रांत को फ़ोन करो, उससे बात करो कि तुम उसकी बात मान रहे हो, लोला क्या उठी। अगला दृश्य, माइक ने 7-11 से बात की। मेरा बेटा कैसा है, माइक ने पूछा। जिंदा है, मैंने तुम्हें उसकी तस्वीरें दी थी। 7-11 की आवाज़ माइक के कानों में पड़ी। तुम नहायत ही गिरे हुए इंसान हो जो एक मासूम बच्चे को तकलीफ दे रहे हो। मेरे लिए वो दुश्मन का बेटा है, तुम अपनी बात कहो। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है कि अपने बेटे को बचा सको। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो निश्चित होकर दिन बिताओ, कल तुम्हें उसकी लाश मिल जाएगी। मैं जानता हूँ तुम गिरे हुए इंसान हो, माइक ने दांत भींच कर कहा, कुछ भी कर सकते हो। अब तुमने मुझे सही पहचाना, मेरा मिशन ही महान होता और किसी चीज़ की मैं परवाह नहीं करता। मैं तुली को तुम्हें देने को तैयार हूँ, कहते हुए माइक ने पास खड़ी लोला को देखा। लोला ने गहरी सांस ली। ये तुमने बढ़िया फैसला किया, कहाँ है तुली? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे मेरा बेटा सही सलामत मिलेगा? गारंटी सिर्फ यही है कि मुझे तुम्हारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ तुली चाहिए। उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम तक पहुंच जाएगा। इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकते हो माइक। टेम से मेरी बात कराओ। अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ तुली के बारे में बात करो। कहाँ है वो? वूस्टर में। वूस्टर? बोस्टन से आगे? 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, वहाँ उसे एक फ्लैट में रखा गया और वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा दिन चाहिए। न्यूयॉर्क से बोस्टन प्लेन पर, फिर आगे बस पर। हाँ, वूस्टर में वो फ्लैट कहाँ है? माइक ने बताया। ठीक है। 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम इस वक्त कहाँ हो? घर पर? वहीं रहो, बाहर मत निकलना। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे ख्याल से मैं क्या करूँगा? तुम जानते ही हो तुली मरेगा। हाँ जानता हूँ, माइक ने गहरी सांस ली। उसके पास हैरिसन नाम का एजेंट भी है। तुम अपने घर पर ही रहो। इतना कहने के साथ ही उधर से 7-11 ने फ़ोन बंद कर दिया। माइक ने रिसीवर रखा और लोला को देखकर गंभीर स्वर में कह उठा, मैंने अपना काम कर दिया लोला। हमारा बेटा वो लौटा देगा? लोला ने व्याकुल स्वर में कहा। लौटा तो देना चाहिए उसे, पहले वो तुली को मारेगा फिर टेम्स को देगा। अगर वो तुली को ना मार सका तो मार देगा। अगला दृश्य, शाम 4 बजे। चीफ टॉम लैरी ने इंटरकॉम पर बात की। माइक आया? टॉम लैरी ने पूछा। नहीं सर। टॉम लैरी ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर चिंता के भाव थे। फिर उसने एजेंट जैकी को बुलाया। जैकी अच्छे एजेंटों में गिना जाता था और टॉम लैरी का खास था। टॉम लैरी जैकी को 2 बार तरक्की दिला चुका था। कहिए चीफ, जैकी बोला। मैं तुम्हें एफआईए के एजेंट तुली के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। ये बात तो अब तक गुप्त रखी गई थी, जैकी ने कहा। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि माइक गड़बड़ करने की सोच रहा है। उसके बेटे को एफआईए एजेंट 7-11 उठा चुका है। जानता हूँ। माइक 7-11 को तुली का बूस्टर का पता बता सकता है, अपने बेटे को बचाने के लिए। टॉम लैरी ने सहमति से सिर हिलाया, फिर बोला, तुली के पास हैरिसन है, उन दोनों को मत छेड़ो। बूस्टर इसे एजेंटों को कहो कि उस फ्लैट का घेरा डाल लें। खामोशी से सारा काम होना चाहिए। अगर वहाँ कोई गड़बड़ दिखे तो संभाल लें। बूस्टर के उस फ्लैट का पता क्या है चीफ? टॉम लैरी ने जैकी को उस फ्लैट का पता बताया। कहो तो मैं वहाँ चला जाऊँ चीफ, जैकी बोला। ये तो और भी अच्छा होगा, लेकिन पहले वहाँ अपने एजेंटों का घेरा डलवा लो। तुम कब तक पहुँच जाओगे वहाँ? 8 या 9 बजे तक। जाओ, जो कहा है मैंने वो फ़ौरन करो। तुम भी वूस्टर जाने के लिए बोस्टन की फ़्लाइट लो। जैकी बाहर निकल गया। टॉम लैरी के होंठ सिकड़े हुए थे, चेहरे पर गंभीरता थी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, सूजी, माइक के घर का फ़ोन मिलाओ। मिनट भर बाद ही वो माइक से बात कर रहा था। तुम ऑफिस नहीं पहुंचे माइक? टॉम लैरी ने पूछा। लोला की तबीयत ठीक नहीं, टेम्स की चिंता में वो बीमार होती जा रही है। कोई सफलता मिली तुम्हें? अभी नहीं। टेम्स को बचाने के लिए कुछ करो। सीआईए पूरी कोशिश करी है, तुम भी जानते हो, टॉम लैरी ने कहा। तुली को 7-11 को सौंप दो। तुम्हें मेरी बात मान, अभी दिन बाकी है। तुम फिक्र मत करो। हम जैसी तसल्लियाँ मैं लोगों को देता हूँ, कुछ वैसी ही बात तुम मुझसे कह रहे हो। सब्र रखो माइक। सीआईए इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि 7-11 या टेम्स के ठिकाने का पता चले कि वो कहाँ है। वक्त बहुत कम है। मैं समझता हूँ। 7-11 से दोबारा बात हुई? नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा, कहकर टॉम लैरी ने रिसीवर रख दिया। उसके होंठ भिजे हुए थे। इस हालात में माइक घर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र थी। उसकी तलाश में उसे भागदौड़ करनी चाहिए थी, परंतु वो घर में सुबह से। इसका मतलब माइक निश्चिंत हो चुका था टेम्स के बारे में। 7-11 को उसने तुली का ठिकाना बता दिया होगा। टॉम लैरी ने जैकी से फ़ोन पर बात की। चीफ, मैंने बूस्टर के एजेंटों को सब समझा दिया है। वो उस फ्लैट पर घेरा डालने जा रहे हैं और मैं बूस्टर के लिए फ़्लाइट लेने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फ़ोन किया है कि जैकी की शायद हमारी आशंका सच है। बूस्टर में कुछ भी हो सकता है। एफआईए के एजेंट तुली को नहीं मार सकेंगे, मैं रोकूंगा उन्हें।
गुड। मौका मिलते ही तुली को वहाँ से निकाल। तुली सीआई को जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा चीफ। टॉम लैरी ने रिसीवर वापस रख दिया। मैंने अच्छा किया जो 7-Eleven से बात कर ली। माइक ने लोला को देखते हुए कठोर स्वर में कहा, टेम्स को बचाने में चीफ दिलचस्पी नहीं ले रहा। वो तुली को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उसने बता दिया कि वे कितना कमीना है। चीफ अपनी ड्यूटी दे रहा है, तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करो माइक। लोला व्याकुल गंभीर स्वर में बोली। हमें टेम्स की फ़िक्र होनी चाहिए, वो हमें मिल जाना चाहिए। चीफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लेकिन मैंने कितनी बार चीफ के कहने पर अपनी जान खतरे में डाली, और वो तुम्हारा फ़र्ज़ था, ड्यूटी थी। तुम आज भी वहीं के वहीं हो, जबकि कई चीफ आए और चले गए। तुम तो तभी कॉल बेल बजी, मैं देखती हूँ। कहते हुए लोला दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लोला ने दरवाज़ा खोला तो अचकचा उठी। सामने 7-Eleven खड़ा था। तुम? लोला के होंठों से निकला। गुड इवनिंग मिसेस माइक। 7-Eleven मुस्कुराया। लोला ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। माइक भीतर है? 7-Eleven ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। हाँ। भीतर आते ही 7-Eleven की निगाह माइक पर पड़ी। लोला ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरे बेटे को लाए हो? उसे देखते ही माइक बोला। वो ठीक ठाक है। जब मैं वहाँ से चला तो नूडल खा रहा था। अगर तुम मेरे से ईमानदारी से पेश आते तो वो तुम्हें मिल जाएगा। उससे मेरी बात कराओ अभी लो। 7-Eleven सोफ़ा चेयर पर बैठा हुआ बोला और फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाया। बात हुई? टेम्स से बात कराओ। चंद पलों बाद ही टेम्स की आवाज़ कानों में पड़ी तो 7-Eleven बोला, अपने पापा से बात करो। उसी पर लोला ने आगे बढ़कर उससे फ़ोन ले लिया। टेम्स? लोला व्याकुलता से बोली। तुम कैसे हो बेटे? मैं मज़े में हूँ मम्मा। टेम्स की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम कहाँ हो? उसी पर 7-Eleven ने लोला से फ़ोन लेकर बंद कर दिया और कहा, मैंने इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि तुम उससे पूछो कि वो कहाँ है। मैंने तो यूं ही पूछा, लोला ने जल्दी से कहा। 7-Eleven फ़ोन जेब में वापस रखता माइक से क्या उठा। तो अब हम काम की बात करें? हाँ, माइक ने सिर हिलाया। क्या तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो? 7-Eleven ने पूछा। बेवकूफ़ जैसा सवाल मत करो। टेम्स को बचाने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुली किधर है, माइक ने कहा। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि तुम सच कह रहे हो या गलत, क्योंकि मेरे एजेंट रास्ते में। वही 3 एजेंट तो नहीं जो कल उस फ्लैट पर गए थे? वही। क्यों पूछा? वे तीनों बहुत खतरनाक है। माइक ने गहरी सांस ली। हमें उनके बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है। खतरनाक काम को खतरनाक लोग ही करते हैं। 7-Eleven बोला। तुली के पास तुम्हारा सिर्फ एक एजेंट है। हाँ, हैरिसन नाम है उसका। माइक ने 7-Eleven को देखा। उसे तुली के पास से हटा दो, नहीं तो वो भी मारा जाएगा, 7-Eleven ने कहा। माइक ने सिर हिलाया, मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। व्याकुल भाव से खड़ी लोला 7-Eleven को देख रही थी। तुम बैठ जाओ, 7-Eleven ने लोला से कहा, थक जाओगी। तुमने? लोला बैठते हुए क्या उठी। हमारे बेटे को उठाकर ठीक नहीं किया। 7-Eleven ने मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। तब तक माइक की हैरिसन से बात हो गई। सब ठीक है हैरिसन? माइक ने पूछा। हाँ। तुली कैसा है? ठीक है, वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और एफ आई ए का डर उसके सिर से हट रहा है। ये तो अच्छी बात बताई तुमने। माइक ने गहरी सांस ली। तुली से दूर होकर मेरे से बात करो। एक मिनट। फिर कुछ पलों बाद हैरिसन की आवाज़ आई। कहो। अब मैं बालकनी में हूँ। वूस्टर में ग्लोरिया नाइट क्लब है? हाँ, बाहर से उसे देखा है मैंने। तुम वहाँ पहुँचो, वहाँ तुमसे कोई मिलेगा। तुली को फ्लैट में कोई खतरा तो नहीं? नहीं, वो पूरी तरह सुरक्षित है। गुड। तुम ग्लोरिया नाइट क्लब पहुँच जाओ। वहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक कि मैं तुम्हें मिलने को ना कहूँ। सॉरी, हिलने को ना कहूँ। बात क्या है? हैरिसन की आवाज़ कानों में पड़ी। कुछ है। तुम मुझे तुली के पास से क्यों हटा रहे हो? यही करना चाह रहे हो ना तुम? हाँ, आगे सवाल ना पूछो। वहाँ से ग्लोरिया के लिए निकल जाओ। तुली को कोई बढ़िया सा बहाना बना देना। चीफ को पता है कि तुम? उसे कुछ नहीं पता। 7-Eleven ने मेरे बेटे को उठा लिया, या अदला बदली है। समझ गया, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। माइक ने फ़ोन बंद करके 7-Eleven को देखा। तुमने उसे बता दिया कि वो तुम्हारे चीफ को बता सकता? कभी नहीं 7-Eleven, वो मेरा वफादार है। मैं अब यहीं रहूँगा, 7-Eleven बोला। कब तक? माइक ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। जब तक ये काम ना निपट जाए। मेरे ख्याल में कुछ ही घंटों की बात है, 7-Eleven ने मुस्कुरा कर कहा। अगला दृश्य। RDX बोस्टन पहुँचे। शाम 5 बजे उनकी फ़्लाइट बोस्टन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली और आर्लिंगटन पहुँचे। आर्लिंगटन से ग्रेहाउंड कंपनी की बस वूस्टर के लिए चलती थी। शाम के 7 बजे वे वहाँ पहुँचे थे। बस स्टेशन से साढ़े बजे उन्हें बस स्टेशन से साढ़े पता नहीं कितने बजे उन्हें बस मिली और करीब 9 बजे वूस्टर में थे। वुडलैंड रोड पर फ्लैट है, वो 42 नंबर फ्लैट। टैक्सी लो, वुडलैंड रोड पर पहुँचो। अगला दृश्य। शाम के 5 बजे वुडलैंड रोड के 42 नंबर फ्लैट में तब तुली और हैरिसन मौजूद थे। कुछ मिनट पहले ही हैरिसन और माइक की बात हुई थी। हैरिसन बालकनी से भीतर कमरे में आ पहुंचा था। वो खुद को सामान्य दर्शा रहा था। किसका फ़ोन था? तुली ने उसे देखा। माइक का। हैरिसन मुस्कुराकर बोला, एक काम आ गया, यहीं बूस्टर का। माइक ने वो करने को कहा, 2 घंटे में लौटाऊंगा। तुली ने गहरी निगाहों से हैरिसन को देखा।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं, मैं 2 घंटे में लौट आऊँगा। वूस्टर में CIA के और एजेंट नहीं क्या? हाँ। तो ये काम उन्हें सौंपा जा सकता है। माइक ये काम मुझसे कराना चाहता है। तुली मुस्कुराया। क्या हुआ? कोई बात तो है ही। क्या मतलब? माइक मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहेगा और तुम कह रहे हो कि माइक ने तुम्हें कोई काम करने को कहा है? गलत मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 2 घंटे में आ जाऊँगा, हैरिसन ने कहा। मैं नहीं मानता, मुझे सच बताओ। यही सच है, कहो तो माइक से बात कराऊँ? कोई ज़रूरत नहीं। तुली, हैरिसन कपड़े पहनता सहजता सहज सर में कह उठा। तुम जानते हो कि तुम हमारे लिए कीमती हो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल सियाही हर हाल में तुम्हारा भला चाहती है। तुम खुश हो तो सियाही भी खुश है। तुली सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कह उठा। लेकिन सियाही कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहेगी, खासतौर पर तब तक जब तक कि मैं ऑपरेशन टू किल के बारे में सब कुछ ना बता दूँ। तो मैं अकेला नहीं छोड़ा जा रहा, बस मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ। हैरिसन चला गया। तुली ने एक तरफ रखी अपनी रिवॉल्वर उठाई, जो कि बोस्टन पहुंचते ही राह चलते एक आदमी ने उसे थमा दी थी। यकीनन वो CIA का ही आदमी रहा होगा। उसमें मैगजीन फुल थी। हैरिसन का इस तरह से चले जाना हैरिसन का इस तरह से चले जाना उसे अजीब लगा था। तुली ने फ्लैट की खिड़की खोलकर बाहर झाँका। फ्लैट वाली कॉलोनी की सड़क दूर तक नजर आ रही थी। वो खाली थी। 2-4 लोग आ जा रहे थे। सब ठीक ही लगा उसे। उसने खिड़की बंद की और रिवॉल्वर जेब में रखकर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ पहुंचा। चेहरे पर सोच के भाव थे और मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। रह रहकर FIA का ख्याल उसकी सोचों में आ जाता था कि वे उसकी तलाश में होंगे। अगला दृश्य। RDS वुडलैंड रोड पर आ पहुंचे। टैक्सी वाला उन्हें वहां छोड़ गया था। वे तीनों इस वक्त बाहरी सड़क पर थे। सामने ही वुडलैंड रोड नजर आ रही थी। स्ट्रीट लाइटें रोशन थी। रात के 9:50 हो रहे थे। लोगों का आना जाना जारी था। सड़कों के दोनों तरफ फ्लैट बने नजर आ रहे थे। तुम दोनों यहीं रुको, एक्स्ट्रा बोला। मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ। एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। 5 बजे हैरिसन गया था, परंतु 10 बजने तक भी नहीं लौटा था, जबकि वो 2 घंटे में आने को कहकर गया था। उसे इतनी देर अकेला नहीं छोड़ सकती थी CIA। मन में तभी शंकाएं अब जोर मारने लगी थी। तुली आगे बढ़ा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा था। सड़क पर ही वो फ्लैट होने की वजह से दूर तक साफ नजर आता था। उसके पास हैरिसन का फ़ोन नंबर भी नहीं था कि उससे बात कर पाता। माइक का नंबर भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास फ़ोन भी नहीं था। एकाएक जैसे वो सबसे कट सा गया था। तभी तुली सतर्क हुआ। 2 लोगों को उसने देखा। उनमें से एक सामने सड़क पार करके नीचे अंधेरे में खड़ा था। दूसरा कुछ दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे टहलता देखा। इस तरह जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, परंतु यदा कदा उसकी निगाह इस फ्लैट की तरफ उठ जाती थी। तो क्या उस पर नज़र रखी जा रही है? CIA के लोग हैं वो, या फिर FIA के? कोई भी हो सकता है। हैरिसन भी इस मौके पर जाने कहाँ चला गया। तुली को लगा जैसे कि उसके आसपास कुछ हो रहा है, परंतु उसे खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है। जाने क्यों उसे खतरे का एहसास होने लगा। वो खिड़की से पीछे हटा के उसी पल ठिठक गया। मुख्य सड़क पर से कोई इस तरफ आ रहा था और उसके चलने का ढंग उसे जाना पहचाना लगा। तुली उसे देखता रहा। अगले ही पल उसके शरीर में तेज सिहरन दौड़ती चली गई। एक्स्ट्रा? उसे पहचानने में तुली गलती नहीं कर सकता था। वो आर्टिस्ट का एक हिस्सा एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा यहाँ? तुली के मस्तिष्क में धमाके होने लगे। वो फौरन खिड़की से पीछे हटा और खिड़की बंद कर दी। तुली के होंठ भिज चुके थे। आंखें सिकुड़ी हुई थी। दिल जोरों से बज रहा था। एक्स्ट्रा वूस्टर में? उस फ्लैट के बाहर जहाँ के बारे में सिर्फ CIA जानती थी? उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक्स्ट्रा को इस फ्लैट का पता कैसे चला? वो इस इलाके में है तो यकीनन उसके लिए वो अकेला नहीं होगा, पूरी तिकड़ी RDX होंगे। RDX उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। लेकिन वो क्यों उसे मारना चाहेंगे? उनके पास से तो वो दोस्तों की तरह अलग हुआ था। सारे गिले शिकवे खत्म हो गए थे। हैरिसन एकाएक उसे छोड़कर क्यों चला गया? क्या माइक ने उसे बता दिया था कि वहाँ कोई खतरा आने वाला है? ऐसा है तो हैरिसन उसे भी साथ क्यों ना ले गया? वो CIA के लिए कीमती है भी। परंतु तुली के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली और लाइट बंद करके आगे बढ़कर खिड़की को इंच भर खोला और बाहर देखने लगा। वो दोनों आदमी वहीं थे, एक पेड़ के नीचे, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक कार भी आ खड़ी हुई थी। तुली समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। इतना महसूस कर चुका था वो। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा गली के बाहर मुख्य सड़क पर राघव और धर्मा के पास पहुंचा। वहाँ गड़बड़ है, एक्स्ट्रा बोला। मैंने 3 आदमियों को वहाँ अलग अलग बिखरे देखा है, उसी फ्लैट के अगल बगल में। तुम्हारा मतलब कि फ्लैट पर नज़र रखी जा रही है? धर्मा ने उसे देखा। हाँ, लेकिन हमें तो 7-11 ने कहा कि तुली के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। ये भी CIA की कोई चाल ना हो। 7-11 को फ़ोन करो। मैंने 3 को देखा है, एक्स्ट्रा फ़ोन निकालते हुए बोला। वहाँ और भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ने 7-11 का नंबर मिलाया, बात हो गई। हम वूस्टर में पहुँच गए। एक्स्ट्रा ने फ़ोन पर कहा। यहाँ उस फ्लैट पर नज़र रखी जा रही है। नज़र रखने वाले कौन है? हम वूस्टर में पहुंच गए हैं, एक्स्ट्रा ने फ़ोन पर कहा। यहाँ उस फ्लैट पर नज़र रखी जा रही है। नज़र रखने वाले कौन है? पक्का है कि वहाँ नज़र रखी जा रही है? 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, कहीं ये सब CIA की पहले की तरह चाल ना हो। तुम्हें कैसे पता चला कि तुली यहाँ है?
मैं तुम्हें कुछ ही देर में फ़ोन करता हूँ। इस स्थिति में हमने तुली को ख़त्म करना चाहा तो नज़र रखने वालों से टकराना पड़ सकता है। अभी कुछ नहीं करोगे, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। न्यूयॉर्क, माइक का घर। 7-Eleven ने फ़ोन बंद करते हुए माइक से पूछा, तुमने चाल चली दी? क्या मतलब? माइक के माथे पर बल पड़े। वूस्टर का जो फ्लैट तुमने बताया, वहाँ कुछ लोग उस फ्लैट पर नज़र रख रहे हैं। ये नहीं हो सकता, माइक के होठों से निकला। वहाँ यही हो रहा है। तुमने कहा था कि तुली के पास सिर्फ एक आदमी है जिसे वहाँ से हटा लिया है। हैरिसन को जाने के लिए बोल दिया था मैंने, वो पक्का चला गया होगा। तो वो लोग कौन है जो फ्लैट के बाहर मंडरा रहे हैं? हैरिसन को तुमने असल बात बता दी थी। हैरिसन ने ये बात किसी को नहीं बताई होगी। तभी लोला बोली, माइक तुम हैरिसन से बात करो। माइक ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और नंबर मिलाने लगा। अगर तुमने मेरे साथ खेल खेला तो तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी माइक। 7-Eleven शांत स्वर में कहा। हम तुम्हारे साथ कोई खेल खेल नहीं रहे विक्रांत, लोला ने व्याकुल स्वर में कहा। हम पर विश्वास करो। माइक की हैरिसन से बात हो गई। तुम कहाँ हो? माइक ने पूछा। जहाँ रुकने को तुमने कहा था। मतलब कि तुली फ्लैट में अकेला है? माइक ने भिजे होठों से पूछा। हाँ। तुमने किससे बात की अदला बदली की? मैंने तो किसी से बात नहीं की। हैरिसन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं क्यों करूँगा बात? तुमने मना कर दिया था। तो उस फ्लैट के बाहर नज़र रखने वाले वो लोग कौन है? शाम तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। अब है, माइक ने गुस्से से कहा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। हैरिसन का सर कानों में पड़ा। माइक ने फ़ोन बंद कर दिया, चेहरे पर गुस्सा उभर पड़ा था। क्या हुआ? लोला ने बेचैनी से पूछा। हैरिसन कहता है कि मेरी बात मानकर तुली को फ्लैट में छोड़कर निकल आया था। अब वहाँ क्या हो रहा है उसे नहीं पता। उस फ्लैट पर नज़र रखने वाले कौन हो सकते हैं? लोला कह उठी। वो CIA के आदमी ही हो सकते हैं, परंतु ऐसा क्यों किया जा रहा है? माइक के होंठ भिजे थे। 7-Eleven की शांत निगाह दोनों पर थी। चीफ ने ये सब किया होगा, लोला बोली। माइक लोला को देखने लगा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुमने ठीक कहा लोला, चीफ ने ही वहाँ अपने आदमी लगाए, क्योंकि मैंने चीफ से तुली को 7-Eleven के हवाले करने को कहा था। वो नहीं माना, परंतु उसने सोचा होगा कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूँ। बहुत कमीना है चीफ, माइक ने दांत पीसते हुए कहा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। गुस्सा मत करो, लोला बोली। चीफ से आराम से बात करना। मैं उसकी परवाह नहीं करता। प्लीज़ माइक, चीफ से आराम से बात करना, हम अभी मुसीबत में हैं। लोला क्या उठी। वो मेरी बात नहीं मानेगा, उन्हें नहीं हटाएगा वहाँ से। तभी चीफ टॉम लैरी की आवाज़ माइक के कानों में पड़ी। हेलो चीफ। माइक अपने पर काबू पाते क्या उठा। तुमने मेरे बेटे के बारे में क्या सोचा? ओ माइक, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। आज बहुत काम था, दिन भर मैं बहुत थक गया। जैक्सन को चार्ज देकर मैंने अभी अभी छुट्टी ली है। मैं तुम्हारे बेटे के बारे में ही सोच रहा हूँ। हमारे एजेंटों को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। आज का दिन खत्म हो गया चीफ, कल वो टेम्स को मार देगा, माइक ने सब्र के साथ कहा। वो यूं ही धमकी दे रहा है, ऐसा नहीं करेगा माइक। तुम्हें पक्का पता है चीफ? माइक का स्वर कठोर हो गया। टॉम डेरी की आवाज़ कानों में नहीं पड़ी। जवाब दो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बेटे की ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम टाल रहे हो। माइक, तुम तुली को 7-Eleven के हवाले करके उससे टेम्स को ले लेना बेहतर होगा। ये करना ठीक नहीं होगा। चीफ टॉम लैरी की आवाज़ कानों में पड़ी। अभी मुझे 2 दिन का वक्त दो। 2 दिन? तब तक तो वो मेरे बेटे को नहीं मारेगा। तुम मेरी बात मानो। ठीक है, मैं समझ चुका तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए। क्या बूस्टर में तुली को जिस फ्लैट में रखा गया उसके बाहर तुम्हें अपने एजेंट फैलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें किसने बताया? हैरिसन ने, उसने एजेंटों को वहाँ देखा है। वहम में मत पड़ो, तुली की सुरक्षा के लिए मैंने ये सब इंतज़ाम किए। टॉम लैरी की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं सब समझ रहा हूँ चीफ कि तुमने ये काम क्यों किया है, माइक ने गुस्से से कहा और रिसीवर रख दिया। 7-Eleven की निगाह माइक पर थी। गुस्से ने माइक ने गुस्से से लोला से माइक ने गुस्से में लोला से कहा, चीफ मेरा साथ नहीं दे रहा। वे एजेंट बूस्टर में उसने ही लगाए। उसे शक हो गया था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लोला का चेहरा कठोर हो गया। उसने 7-Eleven से कहा, हम जो कर सकते थे कर दिए। क्या तुम्हारे आदमी बाहर फैले एजेंटों से नहीं निपट सकते? वे कितने हैं हमें नहीं पता। 7-Eleven ने फ़ोन निकाला और एक्स्ट्रा के नंबर मिलाने लगा। ये ज़्यादा हो जाएगा लोला, वे सब एजेंट मर भी सकते हैं, माइक बोला। मुझे टेम्स वापस चाहिए, लोला ने सख्त स्वर में कहा। बात हो गई 7-Eleven की एक्स्ट्रा से। बाहर फैले हुए CIA के एजेंट हैं, 7-Eleven ने कहा। ये बात तुमने पहले नहीं बताई, एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे अब पता चली। फ्लैट के भीतर तुली अकेला है, बाहर के एजेंटों से भी तुम लोग को निपटना होगा। बात बढ़ जाएगी, गोलियां चलेंगी। किसी बात की परवाह मत करो, तुम लोगों ने तुली को ख़त्म करना है। 7-Eleven कठोर स्वर में बोला। तुली वहाँ है अभी? है। काम करके मुझे खबर दो। 7-Eleven ने कहकर फ़ोन बंद किया। है। काम करके मुझे खबर दो। 7-Eleven ने कहकर फ़ोन बंद किया। माइक खा जाने वाली निगाहों से 7-Eleven को देखता क्या उठा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जवाब में 7-Eleven मुस्कुरा पड़ा। वुडलैंड स्ट्रीट में रुकने वाली कार में जैकी वहां पहुंचा था। उसने भीतर बैठे बैठे फ़ोन पर एक से बात की। क्या पोजीशन है? हमने यहाँ घेरा डाल रखा है। 6 AM।
शक वाली कोई बात? एक आदमी को हमने एक आदमी को हमने टहलते देखा था सड़क पर। वो उस फ्लैट को भी देख रहा था और मुझे भी देखा, क्योंकि मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। उसके बाद वो वापस चला गया। मेरे ख्याल में वो टो लेने आया था। वो फिर आएगा अपने बाकी साथियों के साथ। हाँ, लगता तो है। उन्हें ख़त्म कर देना, उनमें से कोई भी तुली तक ना पहुँचे। ऐसा ही होगा। मैं भी आऊँ, कार को आगे कहीं खड़ा करके आता हूँ। सतर्क रहना। FIA एजेंटों को कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। वे मारे जाएंगे और तुली को नहीं मार सकेंगे। गुड। फ्लैट पर क्या पोजीशन है? वहाँ शांति है। उन लोगों को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। जहाँ से हम यहाँ आए हैं, किसी को बाहर जाते नहीं देखा। तुली को एक बार कुछ देर के लिए खिड़की पर खड़े देखा था, बाद में उसने खिड़की बंद कर ली। वो हैरिसन तुली के साथ भीतर ही है। हाँ ठीक है, मैं कार को आगे पार्क करके आता हूँ। तुम सबको खबर कर दो कि मैं आ गया हूँ। अगला दृश्य। तुली फ्लैट में ही था। एक कमरे की लाइट बंद थी, एक कमरे की लाइट जली हुई थी। वो मन ही मन इस बात से बेचैन था कि हैरिसन उसे अकेला छोड़ गया है और बाहर कोई अनजाने से लोग फैले हुए थे। हैरिसन को गए 5 घंटे हो चुके थे। अब तक उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि हैरिसन उसे जानबूझकर अकेला छोड़ गया। यकीनन कोई बात है। तुली ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ फेरा और सोचों में डूबे उसने टेबल पर रखे लिफाफे से बर्गर निकाला और उस कमरे में पहुंचा जिसकी लाइट बंद कर रखी थी। जरा सी खुली खिड़की में उसने आंख लगाकर बाहर देखा। अब 2 की जगह 3 नजर आ रहे थे। 2 की नजरें इस फ्लैट पर थी। कुछ होगा ज़रूर। तुली बर्गर खाते खाते बड़बड़ाया और वहां से पीछे हट गया। RDX भी मौजूद है। तुली ने फ्लैट से निकल जाने की सोची, परंतु बाहर का दरवाज़ा खोलना भी खतरे से खाली नहीं था। 3 तो उसे नज़र आ रहे थे, और भी ज़रूर होंगे। यहाँ से निकलने के फेर में वो ज़्यादा खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, परंतु ये तो स्पष्ट था कि उसकी जान खतरे में। तुली खुद FIA का पेशेवर हत्यारा रहा था। इन बातों से वो डर नहीं रहा था। उसे विश्वास था कि हालात बिगड़े तो सब संभाल लेगा। बस एक ही बात उसके सिर पर सवार थी कि FIA उसे मारे बिना नहीं मानेगी। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा ने फ़ोन बंद करके राघव और धर्मा से कहा। 7-Eleven कहता है कि उसे काम पूरा चाहिए। तुली को मारने तक रास्ते में जो आए उसे भी खत्म कर दें। ये तो लंबा मामला हो गया, धर्मा बोला। जब तक हम बाहर वालों का मुकाबला करेंगे तब तक तुली फ्लैट से गायब भी हो सकता है। हमारे पास रिवॉल्वर भी नहीं है। हम प्लेन से सफ़र करते बोस्टन तक आए हैं। 7-Eleven को फ़ोन करो, उसे बताओ हम किधर खड़े हैं। हमें साइलेंसर लगी रिवॉल्वर चाहिए। एक्स्ट्रा ने इस बारे में फ़ोन पर बात की। 7-Eleven ने उन्हें कुछ देर वहीं इंतज़ार करने को कहा। करीब 40 मिनट बाद कार पर वहां से हैरिसन निकला। पल भर के लिए उसने उनके पास ब्रेक लगाई, कार की ओर एक लिफाफा उनकी तरफ फेंकता हुआ आगे बढ़ता चला गया। धर्मा ने आगे बढ़कर लिफाफा उठाया, उसे खोलकर देखा। भीतर 3 रिवॉल्वरें थीं। लोडिंग थी, उनकी नालों पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। वो गहरी सांस लेकर के उठा। 7-Eleven भी कमाल का है। तुली की जान लिए बिना मानेगा नहीं। आनंद फानन में रिवॉल्वरें भी भेज दी। तीनों ने एक एक रिवॉल्वर अपने कपड़ों में घुसेड़ ली। मेरी सुनो, धर्मा बोला। ये बात हो सकती है कि हम बाहर वालों का मुकाबला करें और तुली को तब तक भागने का मौका मिल जाए। तो इसका इलाज यही है कि हम में से एक तुली की तरफ ध्यान दे और बाकी 2 बाहर फैले आदमियों पर। ये भी ठीक है, एक्स्ट्रा ने कहा। मैं तुली को संभालूंगा। राघव कह उठा। चेहरा कठोर हो गया। उसे मैं शूट करूंगा। धर्मा और एक्स्ट्रा की नज़रें मिली तो हम दोनों बाहर वालों को देखें। एक्स्ट्रा का लहजा खतरनाक हो गया। धर्मा ने सिर हिलाया। ये खतरनाक लड़ाई होगी, क्योंकि हमारे सामने CIA के एजेंट जो कि कम नहीं है। उनके निशाने भी सच्चे होंगे। एक्स्ट्रा ने कहा। हम लोगों के पास एक एक रिवॉल्वर, 18-18 गोलियां हैं। इसी बीच हमें काम पूरा करना है। हम काम को निपटा लेंगे, राघव बोला। 2-3 नज़र आए, इतने ही और छिपे हो सकते हैं। हम भी 3 हैं। चल धर्मा। एक्स्ट्रा और धर्मा गली में प्रवेश कर गए। राघव रिवॉल्वर संभाले अंधेरे में एक तरफ खिसक गया। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा मुख्य सड़क से वुडलैंड स्ट्रीट में प्रवेश कर चुके थे। सड़क पर स्ट्रीट लाइटों की रोशनी फैली थी। कभी कभार कोई कार भी वहां से निकल जाती थी। एक आदमी 3 कदम आगे उस घने पेड़ के नीचे खड़ा है। एक्स्ट्रा ने चलते हुए धीमे स्वर में कहा। दूसरा पेड़ से आगे तीसरी तीसरी स्ट्रीट लाइट के नीचे। दाईं तरफ भी नज़र डालो, एक मुझे वहाँ खड़ा दिख रहा है, धर्मा ने कहा। तो 3 दिखे हमें, एक्स्ट्रा बोला। काम कठिन नहीं है, और भी छिपे हो सकते हैं। तब तक ये तीनों तो खत्म हो चुके होंगे, एक्स्ट्रा ने कहा। परंतु छिपे हुए से हमें सावधान रहना होगा। सड़क पर थोड़े बहुत लोग भी आ जा रहे हैं। मामला ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। हमें जल्दी काम करना होगा। मैं आगे निकल रहा हूँ, तुम पेड़ वाले को संभालो। कहने के साथ ही धर्मा आगे बढ़ता चला गया। एक्स्ट्रा उसी पर नीचे झुका, जूते का फीता खोलकर दोबारा बांधने लगा। वो चाहता था कि धर्मा अपने शिकार तक पहुँच जाए। जब धर्मा काफ़ी आगे निकल गया तो एक्स्ट्रा फीता बांधकर खड़ा हुआ, यानी सीधा हुआ। आगे बढ़ने लगा। अब 10 कदम आगे वो पेड़ था जिसके नीचे वो आदमी खड़ा था। वो स्पष्ट दिख रहा था। एक्स्ट्रा जब ठीक उसके सामने से निकल रहा था, पलक झपकती फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकाली और उस व्यक्ति को गोली चला दी। एक्स्ट्रा ने तेज करा के साथ उसे पीछे पेड़ से टकराते देखा। एक्स्ट्रा फौरन उसके पास पहुंचा और नीचे गिरा तड़प रहा था। एक्स्ट्रा ने उसके सिर में गोली मारी तो वह शांत पड़ गया। उसकी जगह पर एक्स्ट्रा खड़ा हो गया कि दूर से कोई देखे तो उसे अपना साथी समझे। उसने धर्मा की तरफ निगाह डाली।
धर्मा आगे बढ़ा जा रहा था। काफ़ी आगे आ गया था वो। 15 कदम आगे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक शिकार खड़ा था और दूसरा थोड़ा पहले सड़क पार कुछ अंधेरे में खड़ा था। धर्मा ने तुरंत हिसाब लगा लिया कि उसे दोनों के लिए एक साथ हरकत में आना होगा। इस वक्त दोनों की नज़रें उस पर ही होंगी। उसने एक पर गोली चलाई तो दूसरा उस पर गोली चला देगा। सतर्कता और तेज़ी की ज़रूरत थी उसे, और उसी पल धर्मा ने फुर्ती दिखा दी। पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाली। पहले सड़क पर खड़े हुए को निशाना बनाया, फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े व्यक्ति को निशाना बनाने की चेष्टा की, परंतु तब तक वो धर्मा को दूसरी तरफ गोली चलाते देख चुका था। जब तक धर्मा ने उसकी तरफ रिवॉल्वर की, तभी उसने धर्मा पर गोली चला दी। फायर का तेज़ धमाका गूंजा था वहाँ। जल्दी में चलाई गई गोली धर्मा के चेहरे को हवा देती निकल गई। धर्मा कांप उठा। उसी पल उसने एक के बाद एक 2 गोलियां उस पर चला दी। शायद दोनों गोलियां उसे लगी थी। वो स्ट्रीट पोल से टकरा और नीचे जा गिरा था। उसी क्षण उसकी रिवॉल्वर वाली उठी बाह के साथ रगड़ खाती गोली निकली। तेज धमाका पुनः गूंजा। धर्मा का पूरा शरीर पुनः कांपा। सड़क पार उसने जिस पर पहले फायर किया था, ये गोली उसने चलाई थी। वो जिंदा था। उसकी चलाई गोली घातक जगह नहीं लगी थी। धर्मा ने एक साथ 2-3 गोलियां उस पर चला दी। उधर से तब तक एक्स्ट्रा भी उस व्यक्ति के पास आ पहुंचा और करीब से उसने उस पर गोली चलाई, जो कि यकीनन घातक रही होगी। धर्मा ने यह सब देखा। गोलियों की आवाज़ें गूंज चुकी थी। अब वक्त कम था। तुम ठीक हो? हाँ। फायर की आवाज़ यहाँ से के लोगों ने सुनी है। पुलिस आती। तभी ये गोली पास ही अंधेरे से निकलकर तेज़ आवाज़ के साथ एक्स्ट्रा की तरफ बढ़ी। उसी पल एक्स्ट्रा ने अपनी जगह छोड़ी थी। गोली उसकी छाती पर लगने की अपेक्षा कंधे को छीलती चली गई। सड़क के दूसरी तरफ खड़े धर्मा ने देख लिया था कि एक्स्ट्रा पर कहाँ से गोली चलाई गई। धर्मा ने उसी पल उस तरफ रिवॉल्वर करके 3-4 बार ट्रिगर दबा दिया। वहाँ फूलों की गहरी झाड़ियाँ थी दीवार के पास। तभी वहाँ से तेज चीख उभरी और कोई फूलों की बेलों से बाहर आ गिरा। 4 गए, धर्मा चीखा। अब एक या दो ही होंगे, 2 ही और होंगे। गली में आते जाते लोग गोलियां चलने की आवाज़ से चौंके, फिर चीखते हुए भाग खड़े हुए। मैं राघव को देखता हूँ, एक्सर ने ऊंचे स्वर में कहा और एक तरफ भागता चला गया। धर्मा ने आसपास देखा और फुर्ती से एक तरफ अंधेरे में जा टुपका। रिवॉल्वर हाथ में था और नजरें किसी शिकार को ढूंढ रही थीं। इस तरफ से कोई खतरा आया तो वो संभाल सकता था। उसने आसपास के फ्लैटों पर निगाह डाली। जिन फ्लैटों में रोशनी नहीं हो रही थी, गोलियों की आवाज़ें सुनकर वहाँ भी लाइटें जलने लगी थी। अगला दृश्य, जैकी ने अपना ठिकाना उस फ्लैट के दरवाजे से 20 कदम दूर अंधेरे में रखे गमलों में बनाया था। वह अंधेरे में रिवॉल्वर थामे गमलों में दबक गया था। वे बड़े गमले थे, इसलिए उसकी मौजूदगी को समझ पाना एकाएक आसान नहीं था। ऊपर से गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठीक सामने फ्लैट का दरवाज़ा नजर आ रहा था। यह अंधेरा किसी का सहायक हो रहा था इस समय और किसी का दुश्मन बन रहा था। तभी उसे बाहर सड़क की तरफ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। जैकी सतर्क हो गया। दांत भिज गए उसके। वो समझ गया कि वक्त आ गया। फिर उसे राघव दिखा। हालांकि अंधेरे में वो पूरी तरह स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैकी ने उसे देख लिया कि वो एक अंधेरे से निकला था और अब सतर्कता से दबे पाँव फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जैकी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। वो समझ गया कि उसका दुश्मन जो भी है, वो पहले अंधेरे में छिपा आसपास के हालात को समझने की चेष्टा करता रहा होगा। देर तक जब उसे कोई ना दिखा तो वो अपनी जगह से बाहर निकला है। खूंखार शेर की भांति जैकी राघव के अंधेरे से भरे शरीर पर नजरें टिकाए रहा। रिवॉल्वर हाथ में दबी थी। राघव रिवॉल्वर थामे सतर्कता से आसपास देखता फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जैकी की रिवॉल्वर की हद में राघव था। जैकी चाहता तो राघव को आसानी से गोली से उड़ा सकता था, परंतु एकाएक उसका प्लान बदल गया। उसने तय किया कि इसे जिंदा पकड़कर चीफ के सामने पेश करेगा। इससे उसका रौब बढ़ेगा डिपार्टमेंट में, और इस आदमी ने एफआईए के बारे में कई नई बातें भी पता चलेंगी। राघव तब दरवाजे से 4 कदमों की दूरी पर था जब जैकी चिल्लाकर बोला, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। राघव टिटका। हिलना मत। जैकी पुनः ऊंचे स्वर में गुर्राया। राघव अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि उसे दुश्मन की गिनती और स्थिति का पता नहीं था। चंद पलों के लिए उसे लगा जैसे उसका खेल खत्म होने जा रहा। जैकी अपनी जगह से निकला और राघव के पीछे आ पहुंचा। राघव की कमर से रिवॉल्वर लगा दी। रिवॉल्वर फेंको। जैकी गुर्राया। राघव ने अपने पाँव के बाद रिवॉल्वर फेंक दी। बोला, कौन हो तुम? सीआईए। तुम सीआईए नहीं हो सकते। बकवास मत करो। उस तरफ तुम्हारे आदमी गोलियां चला रहे हैं। कितने हो तुम? वे तुम्हारे आदमी वे तुम्हारे आदमी गोलियां चला रहे हैं क्योंकि मेरे आदमी के रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा है, राघव ने कहा। जैकी ने सतर्क राघव की कमर में रिवॉल्वर लगा रखी थी। कितने हो तुम? जैकी ने पूछा। 10। क्या 10? हाँ, मेरे आदमी की संख्या तुम्हारे आदमियों से ज़्यादा। बकवास मत करो। जैकी गुर्राया, आसपास नजर घुमाई, परंतु उसे कोई ना दिखा। तुम 10 नहीं हो सकते। उसी पर राघव ने पलटते हुए उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर बाज की तरह झपट्टा मारा और उसका हाथ दबाते हुए नीचे की तरफ लेता चला गया। इस क्रम में हड़बड़ाए से जैकी भी थोड़ा झुका तो राघव ने सिर की जबरदस्त चोट उसके चेहरे पर की, जो कि नाक पर लगी। जैकी के होंठों से चीख निकल गई। रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ जरा सी ढीली पड़ी तो राघव ने तीव्र झटके के साथ उसके हाथ से रिवॉल्वर झटकी और उसके पेट से नाल सटा दी। हिला मत। राघव गुर्राया। उसने अपनी नाक थाम रखी थी। सिर की चोट के कारण वहां से खून निकलने लगा था। तभी राघव को वो
पास ही कुछ आहट मिली। उसने गर्दन फ़ौरन घुमाई तो एक आदमी को अपने पर गोली चलाते देखा। वो मात्र 6 कदमों की दूरी पर था। बचने का कोई मौका न था। राघव ने जैकी को बाँह से थामा और फुर्ती से अपने सामने खींच लिया और उसी पल तेज आवाज़ के साथ गोली चली जो कि जैकी को जा लगी। राघव ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को उस व्यक्ति पर गोली चला दी। फायर की तेज आवाज़ के साथ गोली उस व्यक्ति के सिर में जा लगी। वो पीछे को छिटक कर जा गिरा। जैकी भी तब तक नीचे गिरकर शांत पड़ चुका था। राघव ने फुर्ती से रिवॉल्वर थामी और हर तरफ नज़र घुमाई। गहरे अंधेरे के बीच कोई न दिखा। राघव ने नीचे पड़ी अपनी रिवॉल्वर तलाशी जो कि उसे फौरन ही मिल गई। उसी पल एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी, राघव। हाँ, यहाँ बहुत गोलियां चल चुकी हैं, पुलिस आती होगी, एक्स्ट्रा बोला। पुलिस से जल्दी मिलो, तुम यहाँ मोर्चा संभालो। कहने के साथ ही राघव दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर उसने वहां लगी कॉल बेल का स्विच दबाया। भीतर बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। राघव रिवॉल्वर थामे बेचैनी से खड़ा रहा, परंतु दरवाजे के पार से किसी तरह की आहट नहीं मिली। राघव ने पुनः बेल बजाई, फिर दरवाज़ा थपथपाकर ऊंचे स्वर में बोला, तुली दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ राघव। तभी भीतर से सिटकटी हटाए जाने का स्वर सरसराहट के रूप में मिला। चंद पल बीते कि दरवाज़ा खुला। राघव और तुली की नज़रें मिली। भीतर कमरे में रोशनी थी। मुझे भीतर आने दो। तुली पीछे हटता चला गया। राघव भीतर आया, दरवाज़ा बंद कर लिया। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। दोनों ने एक दूसरे को भरपूर नज़रों से देखा। राघव ने गहरी सांस लेकर यूं ही सिर हिलाया। तुली ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे। पीठ की तरफ पैंट के भीतर रिवॉल्वर फंसा रखी थी। कमर पर रखे दाएं हाथ की उंगली रिवॉल्वर को छू रही थी। ज़रूरत पड़ने पर एक पल में उसके हाथ में रिवॉल्वर आ जाती। तुम्हें यह देखकर मुझे हैरानी हुई, तुली शांत स्वर में बोला। ज़रूर होनी चाहिए, राघव ने मुस्कुरा कर कहा। बाहर किन लोगों पर गोलियां चला रहे थे? सीआईए के एजेंट बाहर थे। वे हमें तुम तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। तो वे जानते थे कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो? सीआईए इतना जानती थी कि तुम्हें मारने के लिए एफआईए के भेजे कुछ एजेंट्स आ रहे हैं और तुम लोग एफआईए से नहीं हो। मैं जानता था कि एफआईए मुझे ढूंढ लेगी, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। 1-1.5 घंटा पहले एक्स्ट्रा को सड़क पर से जाते देखा था, तभी मैं समझ गया था कि तुम लोग मेरे पास आना चाहते हो। दोनों की निगाह पुनः मिली। तुम यानी कि आर्टिस्ट क्यों मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँचे? तुम्हारे लिए बुरी खबर है तुली, कह दो। पहले एफआईए तुम्हारे हाथों मुझे मरवाना चाहती थी, अब हमारे हाथों तुम्हें मरवाना चाहती है। तो तुम मुझे मारने आए हो? तुली का चेहरा सपाट था। हाँ, हैरानी है, मैं तो एफआईए का एजेंट था, इसलिए तुम्हें मारना चाहता था। परंतु तुम लोग क्यों एफआईए के लिए? तुली, राघव गहरी सांस लेकर बोला। तुम जानते हो कि एफआईए मेरे साथ साथ अब एक्स्ट्रा और धर्मा के भी पीछे है। एफआईए से हम ज़्यादा देर खुद को बचा नहीं सकते। तभी एफआईए को पता चला कि तुम सीआईए से जा मिले हो, तो एफआईए के लिए तुम्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया। तब 7-Eleven ने हमारे सामने ये शर्त रखी कि अगर हम तुम्हें ख़त्म कर दें तो एफआईए हमारा पीछा छोड़ देगी। तुली मुस्कुरा पड़ा। अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। सीआईए से मिलना तुम्हारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि एफआईए तुम्हें मार देना चाहती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कमर पर रखा तुली का हाथ पीठ की तरफ पैंट में फंसी रिवॉल्वर के दस्ते पर जा टिका था। मात्र 1.5 सेकंड में वो राघव को गोली मार सकता था। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। 7-Eleven भी अमेरिका में, उसी ने हमें बताया कि तुम यहाँ हो। एफआईए वास्तव में तेज़ रफ्तार से काम करती है, वरना इस ठिकाने के बारे में जान लेना आसान नहीं था, तुली बोला। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें तो यहाँ आते ही मुझे गोली मार देनी चाहिए थी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, राघव गंभीर स्वर में बोला। लेकिन तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, जैसे कि मैं बेकसूर था और तुम मुझे मारने पर आमादे थे। परंतु तुम्हें ना मारा तो एफआईए हमें मार देगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। मौत का सन्नाटा बिखरा रहा दोनों के बीच। अब क्या इरादा है? उस खामोशी को तोड़ते हुए तुली बोला। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया और एक्स्ट्रा की आवाज़ आई, राघव। हाँ, राघव भीतर से बोला। इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी करो। अच्छा। फिर राघव ने तुली को देखा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुली शांत भाव से मुस्कुरा पड़ा, राघव को देखता रहा। लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ा तो एफआईए में जिंदा नहीं छोड़ेगी, राघव बोला। स्पष्ट कहो। तुम कहीं गुम हो जाओ दुनिया की भीड़ में, दोबारा कभी किसी को नजर ना हो। तुली चुप रहा। एफआईए सीआईए कोई भी तुम्हारी सगी नहीं है। सब तुमसे अपना मतलब निकाल रहे हैं। जानता हूँ, अगर तुम किसी को नजर आए और एफआईए को पता लगा कि तुम जिंदा हो तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हारे कह देने भर से एफआईए नहीं मानेगी कि मैं मर गया। अपनी तसल्ली के लिए वो किसी तरह मेरी लाश दिखेगी। राघव ने मात्र क्षण भर के लिए सोचा, फिर क्या उठा। उसका इंतजाम मैं भी कर देता हूँ। तुम अपने कपड़े उतारो। बाहर लाश पड़ी है, उसे पहनाने हैं। उसके तुम पहन लेना। गोलियों से उस लाश की ऐसी हालत कर दी जाएगी कि सबको मानना पड़ेगा कि वो लाश तुली की है। कहने के साथ ही राघव ने रिवॉल्वर जेब में रखी और पलट कर दरवाज़ा खोला और एक्स्ट्रा को आवाज़ लगाई, एक्स्ट्रा। हाँ, अंधेरे से निकल कर एक्स्ट्रा सामने पहुंचा। मार दिया उसे? वो सामने लाश पड़ी है, उसे घसीट कर यहाँ लाओ। क्या मतलब? जो कहा है वो करो। एक्स्ट्रा ने वही किया जो राघव ने कहा। लाश जब पास आई तो राघव ने पुनः दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले लिया। तुम कर क्या रहे हो? एक्स्ट्रा ने उलझन भरे सर में कहा। मैं तुली को नहीं मारना चाहता, वो बेकसूर है। क्या कह रहे हो राघव? हमने उसे मारने के लिए ही तो यहाँ लाशें बिछाई। उसे ना मारो तो एफआईए का ही इंतजाम कर रहा हूँ। तुम बाहर का ध्यान रखो, राघव ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया।
अगला दृश्य। 5 मिनट लग रहे कपड़ों की अदला बदली में। जैकी की लाश के कपड़े तुली पहन चुका था और तुली के कपड़े जैकी की लाश को पहना दिए गए थे। उसके बाद राघव ने अपना रिवॉल्वर निकाला और जैकी की लाश के चेहरे पर गोलियां चलाने लगा। साइलेंसर लगा होने की वजह से वहाँ पिट पिट की आवाज़ें गूंज रही थी। बारूद की स्मेल कमरे में फैल गई थी। रिवॉल्वर की सारी गोलियां लाश के चेहरे पर दाग दी गई थी। चेहरा इस कदर बुरी तरह खराब हो गया था कि अब ये पहचान पाना कि लाश किसकी है और किसकी नहीं संभव नहीं था। सिर्फ कपड़ों से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि ये तुली की लाश होगी। तुली ने अपना पर्स, कलाई पर बंधने वाली घड़ी, गले में बड़ी सोने की चैन, सब कुछ उस लाश को पहना दिया था। सब काम निपटा दिया था उन्होंने। काम खत्म तुली, अब हमें चलना चाहिए, राघव बोला। तुली ने मुस्कुराकर राघव को देखा और फिर रिवॉल्वर भी लाश के पास गिरा दी। ये क्यों? तुम्हें रिवॉल्वर की ज़रूरत पड़ सकती है, राघव ने कहा। ये रिवॉल्वर मुझे CIA ने दी थी, तो इसका मेरी लाश के पास मिलना ही ठीक रहेगा, तुली बोला। ओह, राघव ने खाली रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। चलो। दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। पास ही एक्स्ट्रा मौजूद था। उस अंधेरे में उसने तुली को देखा। कमरे के भीतर से रोशनी बाहर तक आ रही थी। तुम किस्मत वाले रहे तुली, जो राघव ने तुम्हें शूट नहीं किया, एक्स्ट्रा क्या उठा। ये तो भगवान ही जानता है कि कौन किस्मत वाला निकला है, तुली मुस्कुराकर बोला। मैं तो इतना जानता हूँ कि सब ठीक रहा। तुमने इसे समझा दिया कि अब किसी को ये नजर ना आए, वरना FI हमें नहीं छोड़ेगी, एक्स्ट्रा ने कहा। सब बातें हो चुकी है। राघव आसपास देखता क्या उठा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, चलो। और वे तीनों सावधानी से वहाँ से निकलते चले गए। परंतु 15 कदमों की दूरी पर कूड़े में ड्रम के पीछे छिपा एकमात्र वहाँ जिंदा बचा CIA का एजेंट उन्हें देख रहा था। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी, लेकिन अपने साथियों की लाशें देखकर वो हौसला छोड़ बैठा था मुकाबला करने का। कमरे से बाहर आती रोशनी में उसने राघव, एक्स्ट्रा और तुली को वहाँ से जाते स्पष्ट देखा था। अब ये राज न रहा था कि तुली जिंदा है। कुछ ही मिनटों बाद वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। अब उस एजेंट ने वहाँ रुकना ठीक ना समझा। अब तक FI एजेंट भी तुली को लेकर वहाँ से निकल चुके होंगे। वो उठा अपनी जगह से और तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। अगला दृश्य। रात का 1:30 बज रहा था। 7-Eleven माइक के घर पर माइक और लोला के सामने बैठा था। रात का 1:30 बज रहा था। 7-Eleven माइक के घर पर माइक और लोला के सामने बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजा। कहो, 7-Eleven ने बात की। काम हो गया। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा था। क्या काम? तुली को मार दिया गया। पक्का? 7-Eleven बोला। सोच लो, उसकी मौत में तुम तीनों की ज़िंदगी है। अगर वो नहीं मरा तो? तुली मर चुका है। एक्स्ट्रा का उखड़ा सर उसके कानों में पड़ा। ये बात कितनी बार दोहराऊं कि तुम्हें यकीन आ जाए? तुम कह रहे हो तो कि यकीन न करने का कोई मतलब ही नहीं, 7-Eleven बोला। वापस पहुंचो। न्यूयॉर्क? हाँ। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फ़ोन बंद किया और माइक और लोला को देखा। क्या हुआ? लोला ने बेचैनी से पूछा। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे बेटे टेम्स को यहाँ पर भेज रहा हूँ, 7-Eleven बोला। अभी? लोला का सर काँपा। हाँ अभी। 7-Eleven उठ खड़ा हुआ। तो? माइक बोला। तुली को मार दिया गया? ये तो वो नहीं था। मुझे जब भी मौका मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, 7-Eleven। 7-Eleven मुस्कुराया। चुप रहो, लोला माइक से तेज स्वर में बोली। ये हमें अपने बेटे को लौटाने वाला है। 7-Eleven दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे बेटे को जल्दी भेजना, पीछे से माइक ने कहा। तुमने जो कहा मैंने किया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना है। तुम्हारे बेटे में FIA को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले 1.5 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएगा। कहने के साथ ही 7-Eleven बाहर निकलता चला गया। घबराहट में लोला को अपनी टांगें कांपती महसूस हो रही थी। वो बैठते हुए बोली, वो टेम्स को वापस दे देगा ना? हाँ वो ज़रूर देगा, क्योंकि टेम्स की अब उसे ज़रूरत नहीं रही, माइक ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अगला दृश्य। माइक अगले दिन ठीक वक्त पर CIA के हेडक्वार्टर पहुंचा। रात ठीक से नींद पूरी न होने के कारण आंखें भारी हो रही थी, परंतु उसकी फुर्ती में कोई कमी न नजर आ रही थी। पता चला कि चीफ उसका इंतजार कर रहे हैं। माइक चीफ लैरी के कमरे में पहुंचा। टॉम लैरी ने क्रोध भरी निगाहों से माइक को देखा। जबड़े भिज गए। गुड मॉर्निंग चीफ, माइक ने मुस्कुरा कर कहा और कुर्सी पर बैठते हुए क्या उठा। मेरे लिए कोई नया केस आया क्या? तुमने अपनी कर ली माइक। क्या मतलब? माइक ने अजीब सी नज़रों से चीफ को देखा, जबकि वो सब समझ रहा था। तुमने 7-Eleven को बता दिया कि तुली वूस्टर में कहाँ है, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी करूँगा? टॉम लैरी ने माइक को घूरा। कल रात वहाँ हमारे 6 एजेंटों को मार दिया गया। जैकी भी वहाँ था, वो भी मर गया। ओह, 6 एजेंट मारे गए? माइक कुछ बेचैन हुआ। टेम्स कैसा है? बढ़िया, वो रात को लौट आया था। बच्चा है, थोड़ा घबराया हुआ है, वैसे ठीक है वो। तुमने तुली की कीमत पर टेम्स को वापस पाया? तुम साबित नहीं कर सकते चीफ। मैं साबित करना भी नहीं चाहता। टॉम लैरी ने गहरी सांस ली। साबित करके मैं तुम जैसा एजेंट खोना नहीं चाहता, लेकिन तुमने गलत किया। जब तुम्हारा बेटा इस तरह कहीं फंसेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ठीक किया है। अभी तुम इस बात को महसूस नहीं कर सकते। टॉम लैरी माइक को देखता रहा। तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए था टेम्स को बचाने में, परंतु तुमने तुम्हारे एजेंटों का घेरा डलवा दिया। इस काम को रोकने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु FI एजेंट काम कर गए, माइक ने गंभीर स्वर में कहा। वे 3 थे, तीनों ही ज़बरदस्त एजेंट थे। उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया। टॉम लैरी ने गहरी सांस ली। माइक के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये बात तुम्हें कैसे पता चली चीफ की एक एजेंट जिंदा बच गया? उसने सारी बात बताई।
ओह, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या तुली जिंदा है? नहीं। माइक के होठों से अजीब सा स्वर निकला। वो सच में जिंदा है, चीफ टॉम लैरी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सोचा जा सकता है कि जो एजेंट तुली को मारने वहां पहुंचे वे तुली से सहानुभूति रखते होंगे, क्योंकि तुली भी एफआईए का हत्यारा रहा है। उसने तुली को नहीं मारा। उन्होंने तुली को नहीं मारा। तुली के कपड़े जैकी को पहनाकर जैकी का चेहरा गोलियों से पूरी तरह बिगाड़ दिया कि वो पहचाना न जा सके और वो तुली की लाश लगे। परंतु हमारे एजेंट ने तुली को उन एफआईए एजेंटों के साथ जाते देखा। वे हिंदी में बातें कर रहे थे। हमारे एजेंट को ज़्यादा हिंदी तो समझ में नहीं आई, परंतु वो उनकी बातों से इतना समझा कि वो तुली को कहीं दूर ले जाने को कह रहे थे या ऐसा ही कुछ। माइक अभी तक हैरान था। पुलिस उस लाश को तुली की ही समझ रही है जो मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। माइक आखिरकार गहरी सांस लेकर के उठा। चीफ लैरी खामोश रहा। हैरिसन से बात हुई है? वो कहता है कि वो डिनर लेने गया और पीछे से ये सब हो गया, चीफ ने कड़वे स्वर में कहा। वो कहता है? टॉम लैरी ने माइक को घूमा। सीआईए ने इस बारे में पुलिस को कुछ कहा? माइक ने पूछा। नहीं, हम पुलिस को वो लाश तुली की समझने दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब यही सोचे कि तुली ही मरा है। एफआईए भी यही सोचेगी। इससे तुली निश्चिंत हो जाएगा कि दुनिया के नज़रों में वो मर चुका है, परंतु तुम उसे तलाश करोगे माइक। इस तरह मैं तुली को कैसे तलाश कर सकता हूँ? जैसे भी करो तुली को तलाश करो, टॉम लैरी ने सख्त स्वर में कहा। यह काम तुमने ही बिगाड़ा है, तुम ही संवारो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर जगह सीआईए के एजेंट तुली की तलाश में फैल चुके हैं। अब मैं ये काम तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ कि तुली हमारे देश से बाहर न निकले और उसे ढूंढ निकालो। बहुत मुश्किल काम है तुली को पूरे अमेरिका में ढूंढना। माइक सोच भरे स्वर में क्या उठा। उठो और अपने काम पर लग जाओ। सीआईए को तुली हर हाल में चाहिए, चीफ ने आदेश भरे स्वर में कहा। ओके चीफ, देखता हूँ तुली मिल पाता है या नहीं, कहकर माइक उठा और बाहर निकल गया। चीफ टॉम लैरी देर तक खुले दरवाजे को क्रोध से भरी नजरों से देखता रहा। अगला दृश्य। आरडीएक्स 7-Eleven के साथ ही एक ही प्लेन में मुंबई पहुंचे 4 दिन बाद, परंतु 7-Eleven उनसे अलग बैठा था। उनकी रास्ते में कोई बात नहीं हुई थी। एयरपोर्ट पर 7-Eleven ने उनसे बात की। तुली को मारकर तुम तीनों ने अपने को बचा लिया, 7-Eleven बोला। तीरथ की भी बात हुई थी, धर्मा बोला। वो भी उसे समझा देना कि ऑपरेशन टुकिल को भूल जाए, सीआईए के सामने उसका जिक्र न करे। समझा देंगे उसे, धर्मा बोला। अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, 7-Eleven बोला। तुम तीनों का शुक्रिया जो काम किया उसके लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुली बिना वजह मारा गया? राघव बोला। वो सीआईए के साथ मिल गया था, एफआईए के राज उन्हें दे सकता था, 7-Eleven ने कहा। सीआईए से तो वो बाद में मिला, एफआईए तो इसके पीछे पहले ही पड़ गई थी। एफआईए के सामने और कोई रास्ता नहीं था कि तुली को भी खत्म कर दिया जाए, ये ज़रूरी हो गया था। तो अब मुझे और तीरथ को क्यों जिंदा छोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये मामला मेरे हवाले कर दिया गया और मुझे पूरी छूट है कि इस मामले को मैं किस तरह ख़त्म करता हूँ। तुम्हें और तीरथ को एफआईए ने नहीं, मैंने जिंदा छोड़ा। ये वार्निंग देकर के सीआईए के सामने अपना मुंह बंद रखना, वरना इस बार 7-Eleven तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, राघव मुस्कुराया। हम तुम्हारी बात मानेंगे, बल्कि मान रहे हैं। आखिरी सवाल, एक्स्ट्रा बोला। 7-Eleven तो तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों जानना चाहते हो? यूं ही? नहीं मन तो मत बताओ। विक्रांत नाम है मेरा। विक्रांत? 7-Eleven ने बारी बारी तीनों को देखा, फिर कदम उठाता वहां से दूर होता चला गया। मुसीबत टली। राघव गहरी सांस लेकर के उठा। विक्रांत नहीं जानता कि तुली अभी जिंदा है, वरना अभी वो अपना रूप दिखा देता, एक्स्ट्रा ने कहा। राघव और धर्मा ने एक्स्ट्रा को घूरा। क्या हुआ? तुली का नाम आज के बाद जुबान पर भी मत लाना, धर्मा क्या उठा। वो मर चुका है, उसे भूल जाओ। ठीक है, मर गया है वो, एक्स्ट्रा ने सिर हिलाकर कहा। अब जाना कहाँ है? एक बात तीरथ से मिलने। वो एफआईए से डरकर अभी तक वहीं छुपा है। उसने कहा था कि हमारे वापस आने तक बाहर नहीं निकलेगा, और हम वापस आ ही ना पाते तो। हम वो वाली बात नहीं रही, हम आ गए। तीरथ को बता देना चाहिए कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। अगला दृश्य। तीरथ वहीं मिला। आरडीएक्स को देखते ही वो खुश हो गया। तुली को मार दिया? सबसे पहले उसके होठों से यही निकला। हाँ, धर्मा मुस्कुराया। तो अब हमारा क्या होगा? 7-Eleven के वादे के मुताबिक हम आज़ाद हैं। अब एफआईए हमारे पीछे नहीं है। ओह, मैं कितनी बढ़िया खबर सुन रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तीरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने अपने को बचाया, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। जो भी हो, मैं बच गया। तुम पहले से कमज़ोर हो गए लगते हैं, एक्स्ट्रा ने कहा। क्या करूँ? मुझे अपनी जान की चिंता खाई जा रही थी कि मैं बच पाऊंगा या नहीं। हर समय तुम लोगों के बारे में ही सोचता रहता था कि तुम लोग सफल होकर लौट पाओगे या नहीं। इन्हीं बातों ने मुझे पागल कर रखा था। मौज करो, अब सब ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम तीनों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तीरथ की आंखें भर आईं। आरडीएक्स मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे। चलो, आज रात मैं तुम लोगों को शानदार डिनर दूंगा, यादगार होगा डिनर। अब मैं बाहर जा सकता? तुम पहले अपनी हालत ठीक करो, धर्मा बोला। डिनर फिर लेंगे। मेरे पास तो तुम में से किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं है जो कुछ दिन बाद हम फ़ोन कर लेंगे। टरका तो नहीं रहे? नहीं, हम तुम्हें फ़ोन करेंगे डिनर के लिए। आरडीएक्स वहाँ से बाहर आ गए। सब ठीक हो गया था। ज़िंदगी अब उन्हें फिर पहले जैसी लगी। एफआईए नाम की तलवार उनके सिरों से हट चुकी थी, ऐसा वे तीनों सोच रहे थे। काश वे जानते होते कि तुली नाम की मुसीबत पुनः पलटकर तूफान की गति से उनकी तरफ बढ़ने वाली है। 7-Eleven का शिकंजा जैसा पंजा इनकी गर्दनों की तरफ बढ़ने वाला है।
माइक अपने एजेंटों के साथ खतरनाक इरादे लिए इंडिया में आने वाला है, परंतु आरडीएक्स इन बातों से अनजान अपने कामों में व्यस्त हो गए। अगला दृश्य 3 महीने बाद तुली अमेरिका के शानदार शहर फ्लोरिडा में नजर आया। उसके सिर के बाल छोटे छोटे थे, काफ़ी हद तक उसका हुलिया बदला बदला सा था। वो फ्लोरिडा के एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करके अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। दोपहर 2 बजे वो ड्यूटी पर आता और रात के 12 बजे तक काम में व्यस्त रहता। तुली निश्चिंत था कि CIA या FIA उसे नहीं तलाश कर सकती। FIA का हत्यारा वेटर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो सोच रहा था कि सब ठीक हो गया है, परंतु तुली जैसे पेशावर लोग कहीं भी चैन से नहीं रह सकते। ऐसे एजेंटों का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में तुली कैसे शांति से ज़िंदगी बिता सकता था, परंतु उसे लगता था कि मुसीबतें अब उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई हैं। तुली को अक्सर मुंबई में रह रहा अपना परिवार याद आ जाता था। वो हर समय सोचता था कि कोई जुगाड़ बनाकर अपने परिवार को भी यहाँ बुला लेगा। कई बार वह इंडिया में अपने घर फ़ोन करने की सोचता, परंतु ये सोचकर रह जाता कि अभी कुछ वक्त और बीत जाए। FIA का उसके परिवार की तरफ ध्यान नहीं रहेगा तो तब उसका फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन एक बात तुली नहीं जानता था, वो ये कि उसका मुंबई फ़ोन करना बारूद को चिंगारी दिखाने जैसा था। जब भी उसने अपने परिवार को फ़ोन किया तो उसकी ज़िंदगी बारूद की तरह फट जानी थी। एक बार उसने मौत की राह पर चलने को मजबूर हो जाना था और उसे अपना मिशन ऑपरेशन 24 कैरेट शुरू करना पड़ेगा। उसकी मौत की दौड़ एक बार फिर शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया था। पूरी तरह अनजान था इस बात से तुली, और मन ही मन तुली ने फैसला किया कि 1 महीना और बीत जाए तब इंडिया मुंबई में अपने परिवार को फ़ोन करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस नॉवेल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग ऑपरेशन 24 कैरेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।